बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहर बानो आवान और मेरे साथ मौजूद हैं अजीम राना। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जहां होंगे खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। जिस हाल में रहें परवरदिगार का शुक्र अदा करें और हर दिन का आगाज मुस्बत सोच के साथ करें। वैसे हम वीकेंड के बाद आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड बड़ा ही शानदार गुजरा होगा। वैसे मुझे याद आया वीकेंड से, शहर बानो आपका वीकेंड कैसे गुजरा? मेरा वीकेंड जो है वो ट्रैवलिंग में गुजरा, क्योंकि मेरे भाई की शादी है, तो वाह, बस वाह, मैं वाह। वहाँ जा रही थी और वापस आ रही थी। और चूंकि आज मेरा प्रोग्राम था तो अच्छा, मैं अच्छा। वापस आई। तो आप फ्रीक्वेंटली भी इतना ट्रैवल करती हैं या नहीं, नहीं, बस बिल्कुल नहीं। इन्हीं दिनों में ये ट्रैवल करना नहीं, पड़ा? बस ये चूंकि मेरे भाई की शादी आ गई है अच्छा। तो इसलिए मुझे ये ट्रैवल करना पड़ रहा है और ऊपर से फिर जॉब भी तो साथ है। आसान है, मैनेज करना आसान हो जाता है पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ को? हाँ, अगर आपके फैमिली सपोर्टिव है तो ये आसान है, अगर आपके प्रोड्यूसर सपोर्टिव है तो ये आसान है और अगर आपका को होस्ट सपोर्टिव है Supportive है। तो ये आसान है, और अगर आपकी टीम सपोर्टिव हाँ है जी। तो आसान तो है, देखिए कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन वैसे मैं बोलूं कि कुछ लोग ये बोलते हैं ना कि शायद बहुत आसान काम है, लेकिन इतना भी हाँ, आसान नहीं इतना है। आसान। मतलब ठीक है, आपको आसान बनाना पड़ता है अपने लिए, लेकिन आपको जो प्रोफेशनल हिम्मत करनी पड़ती है, हिम्मत करनी हर पड़ती है काम जी, में। बिल्कुल। लेकिन जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके लिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को साथ साथ रख के चलना एक मुश्किल टास्क होता है, और उसके लिए यकीनन टाइम मैनेजमेंट की बड़ी ज़रूरत होती है। तो अब शहर बानो चूंकि एक्सपर्ट है टाइम मैनेज करने में, तो इसलिए बहुत इनको शुक्रिया। चीज़ें बड़ी आसान लग रही हैं, लेकिन अमूमी तौर पर बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहरहाल, अजीम, जी, जी। इसमें मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगी Please। कि लाइक लाइफ में इस तरह के मामलात आते रहते हैं, आपको एक वक्त में बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से कोशिश करनी चाहिए, बाकी तो सब अल्लाह की मर्जी से होता है और अल्लाह ही बिल्कुल आपको जी। हिम्मत देता है। हिम्मत कोशिश नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कोशिश जरूर करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने से ही आप हर काम को मुमकिन बना सकते हैं। तो हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आगाज करते हैं हमेशा की तरह अच्छी बात से। तो अमरीकी शायर और फलसफी हैं रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन, जिनकी जानिब से ये बड़ी ही खूबसूरत बात की गई है। वो ये कहते हैं जी कि तशद्दुद ताकत नहीं है, बल्कि ताकत की अदम मौजूदगी है। तो अगर रॉल्फ के बारे में जो है थोड़ा सा बताया जाए कि इंडिविजुअलिज्म पर ये बिलीव करते थे, इनफरादियत पे ये बिलीव करते थे, शायर हैं, फलसफी हैं। तो उनकी जानिब से ये जो कोट उन्होंने कही कि तशद्दुद ताकत नहीं बल्कि ताकत की अदम मौजूदगी है, तो वो कॉन्टेक्स्ट में जो मुझे समझ आती है शहर बानो, वो ये है कि रियासत है, अगर उसको लगता है कि वो तशद्दुद से अपनी जी। को मनवा सकती हैं, तो एक्चुअली में ये उसका उल्टा है। आप बुनियादी बुनियादी हुकूक तो देने पड़ेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। जितनी आप शख्सी आज़ादी देंगे, जितना आप लोगों को उनकी मर्जी के साथ रहने देंगे, बल्कि रूल ऑफ लॉ जितना होगा, जी। क्योंकि तशद्दुद का मतलब ये है कि वहाँ पर उस मुआशरे में रूल ऑफ लॉ नहीं है, इंसाफ नहीं है, जिसकी वजह से ताकत का जोर लगाना पड़ गया ना। तो अगर रूल ऑफ लॉ होगा तो वो मुआशरा ज़्यादा हेल्दी होगा। आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आप लेकर चले सारी चीज़ों को, लेकिन तशद्दुद से दूर रहें। और जैसे उन्होंने कहा है कि तशद्दुद ताकत नहीं बल्कि ताकत की अदम मौजूदगी है, यानी ज़्यादा ताकत का होना। आप इतना ताकत का इस्तेमाल करें जितनी आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ जी। यानी जैसे आपने अभी इसमें पॉइंट ऐड किया है कि आपको कवानीन होने चाहिए, कवानीन में बिल्कुल। प्रॉब्लम नहीं है, नहीं प्रॉब्लम। लेकिन तशद्दुद नहीं। वो यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है अक़वाम मुत्तहिदा का, उसके अंदर जो बेसिक ह्यूमन राइट्स की जो बात की गई हुई है, वो बड़ी खूबसूरत एलिमेंट है कि जी इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए, मूवमेंट का आपके पास फ्रीडम होना चाहिए, आप अपनी मर्जी से जो है वो जहाँ मर्जी आ जा सकें, और इसके अलावा मजहबी आज़ादी होनी चाहिए, बात करने की आज़ादी होनी चाहिए। तो आज दुनिया भर में इंटरनेशनल अगर बात की जाए तो तशद्दुद का जिक्र हो रहा है, तो नॉन वायलेंस डे मनाया जा रहा है, यानी अदम तशद्दुद का दिन। जी, जी। और ये इस चीज़ का इजहार है कि हमें वायलेंस नहीं करना चाहिए, हमें तशद्दुद नहीं करना चाहिए, अदम किसी भी तशद्दुद नहीं शख्स के करना, साथ। अदम तशद्दुद का जो है वो दिन मनाया आज जा रहा है। लेकिन उससे पहले हम अपने जो राइटर जिनको हमने कोट किया, रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन को, तो उसके बारे में भी थोड़े से फैक्ट्स हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं कि अमरीकी मजमून निगार, लेक्चरर, फलसफी और शायर थे, और जिन्होंने वो मावराई तहरीक की क़यादत की 19वीं सदी के वस्त में। उन्हें इनफरादियत और तनकीदी सोच के एक बड़े नाम के तौर पर देखा जाता था। इसके अलावा फ्रेडरिक नीत्शे, जो कि एक बड़े ही कमाल किस्म के फिलोसोफर गुजरे हैं, उन्होंने वॉल्डो को द मोस्ट गिफ्टेड अमेरिकन का टाइटल दिया। इसके अलावा वॉल्ट वाइटमैन ने इन्हें अपना मास्टर कहा। तो उन्होंने अपने ज़्यादातर जो अहम मज़ामीन है वो पहले लेक्चर्स के तौर पर लिखे, फिर उन्हें किताबी सूरत दी, और 1830 की दहाई के वस्त से लेकर 1840 की दहाई के वस्त तक जो सबसे ज़्यादा ज़रखेज़ दौर है वो इनकी ज़िंदगी का गुजरा है। बिल्कुल। तो बात वही है जी कि मुआशरे की जब वो बात करते हैं तो वो ज़्यादा अहमियत देते हैं इनफरादी शख्सियत को, इनफरादियत की वो हमेशा बात करते हैं, और वो कहते हैं कि
एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वैसे वॉल्डो के नज़दीक वो ये नहीं कहते थे कि कोई हेवन का कॉन्सेप्ट है। उनके नज़दीक ये था कि हेवन हर दिन को हम अपना एक जन्नत बना सकते हैं, और वो जन्नत इस तरह से बन सकती है कि हर शख्स को अगर उनकी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का आप मौका दें और आप तशद्दुद करके अपने जो वो मकासद हैं वो पूरा करने के लिए बजाय कि आप तशद्दुद का रास्ता अपनाएं। बेसिकली उनका लेसन यही था कि आप अपनी ज़िंदगी भी सुकून से गुजारें और दूसरों की ज़िंदगी भी सुकून से गुजारें, तशद्दुद की तरफ ना जाएं, ज़बरदस्ती की तरफ ना जाएं। आज दुनिया भर में अदम तशद्दुद का दिन मनाया जा रहा है, नॉन वायलेंस डे है। ये अब बात करेंगे टॉप स्टोरीज की, तो मुल्क के सियासी मामलात किस तरफ जा रहे हैं, पेट्रोल सस्ता होने से महंगाई में कितनी कमी आ रही है, आवाम की जिंदगी का पहिया किस तरफ चल रहा है, एहतसाब का शिकंजा किसके गिर्द सख्त हो रहा है, मईशत के दादो शुमार क्या इशारे दे रहे हैं और आलमी हालात क्या रुख इख्तियार कर रहे हैं, इस पर भी एक दफा नजर डालिए। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां, मुस्लिम लीग नून इंतखाबी मैदान में निकल आई। मरियम नवाज का लाहौर में पहला पावर शो लीगी कायद को मुश्किलात में घिरी आवाम के लिए निजात दहिंदा करार दे दिया। अमन दुश्मन फिर सरगर्म, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा। कलअदम TTP की अफगानिस्तान से दरअंदाजी भी बढ़ गई। मुसल्ला अफवाज दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए मसरूफ। इलेक्शन नहीं, मईशत अहम, मौलाना फजलुर रहमान का इंतखाबात पर भी तहफ्फुज़ात का इजहार। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और बर्फबारी से इंतखाबात का इनकाद नाकाबिले अमल करार। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती, LPG महंगी हो गई। फी किलो LPG की कीमत में 21 रुपए इजाफा। घरेलू सिलेंडर 246 रुपए महंगा होगा। निगरान वजीर खजाना का महंगाई में कमी का दावा। अवाम का तेल निकल गया, डू मोर का मुतालिबा खत्म ना हुआ। हुकूमत का परचून, रियल इस्टेट और ज़राअत पर मजीद टैक्स लगाने का फैसला। IMF को टैक्स अहदाफ पूरे करने के लिए मजीद इक़दामात की भी यकीन दहानी। ज़रई इनकलाब का मिशन, पाक फौज बंजर ज़मीनों को काबिल काश्त बनाने के लिए मुतहरिक। जनूबी वजीरिस्तान के ज़िला ज़रमालान में पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू। 45,000 एकड़ अराजी काबिल काश्त बनाई जाएगी। काउंटडाउन शुरू, आलमी क्रिकेट मेला सजने में सिर्फ 3 दिन बाकी। मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब 4 अक्टूबर को होगी। कौमी टीम परसों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा वार्म अप मैच खेलेगी। चीन की शराकत, इंडोनेशिया एशिया की पहली बुलेट ट्रेन लॉन्च करने को तैयार। ट्रेन 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करेगी। $7.3 बिलियन की लागत आई। ये है जी आज की टॉप स्टोरीज, और बड़ी खबर की जानिब बढ़ते हैं तो सियासी मैदान गर्म है खासा। मियां नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक मुस्लिम लीग नून की जानिब से भरपूर तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है और जलसों का आगाज़ बाकायदा तौर पर कर दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में महाज संभाल लिया है। और जो तीसरी सबसे अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दों की जानिब से बदअमनी की कार्रवाइयाँ हैं उनकी एक नई लहर उठती सामने आती है। लेकिन दूसरी जानिब हमारी अफवाज पाकिस्तान के जो जवान हैं वो भी हमा वक्त तैयार हैं और चुन चुन के दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा रहा है। जबकि जो निगरान वज़ीर आज़म है उनकी जानिब से आज एपेक्स कमेटी का एक अहम इजलास तलब किया गया है। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। साहबानो, आई एम ऑल राइट। अजीम साहब, आप कैसे हैं? आई एम गुड सर। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि एक बार फिर दहशतगर्द जो हैं वो अमन दुश्मन बलूचिस्तान और KP में सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। तो दहशतगर्दों से निपटने के लिए क्या अब ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब या ऑपरेशन रद्दुल फसाद जैसी अब हमजहत कार्रवाई कितनी ज़रूरी हो गई है? जी, अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है, आई थिंक पिछले 50 साल से आई वुड से कि फ्लक्स में रही है और उसकी आई थिंक 2 बड़ी वजूहत हैं। एक तो इसमें इंटरनेशनल इंटरवेंशन हुई, क्योंकि बैकग्राउंड जानना बड़ा ज़रूरी है। पीपल थिंक कि शायद पाकिस्तान अफगानिस्तान 2 स्टैटिक रियासतें और शायद एक ही गवर्नमेंट चल रही है। तो उसमें 2 बड़ी सुपर पावर की इंटरवेंशन यानी कब्जा हुआ, पहले सोवियत यूनियन का और उसके बाद फॉलोड बाय US का, और उसके अंदर 4 रजीम चेंज हुए। अगर आप देखें उसमें एक गवर्नमेंट थी, पहले उसको सोवियट्स ने टॉपल किया, फिर 3-4 गवर्नमेंट्स, फिर जो है सोवियट्स गए तो मुजाहिदीन आए, देन कम्स अमेरिका और वो ऑक्यूपाई करता है 20 साल, और फिर अभी तालिबान। तो 4 रजीम चेंज। साफ ज़ाहिर है अगर आपके हमसाये में इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी तो उसका फॉल आउट आएगा, स्पेशली अगर आप कल्चरली, इकनॉमिकली, जोग्राफिकली कनेक्टेड हैं। तो ये तो है बैकग्राउंड। अभी आ जाते हैं कि जो हालिया दहशतगर्दी की लहर है KP और बलूचिस्तान में, इसकी क्या वजूहत है। इसमें आई थिंक जब से अमेरिकन
फ़ौजों का इनखला हुआ अफ़गानिस्तान से, तो एक प्रॉमिस किया था इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ अफ़गानिस्तान ने कि जी ये ज़मीन कभी यूज़ नहीं होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइक पास्ट जो टेररिज्म है एज ए लीवरेज यूज़ किया है अफ़गानिस्तान ने और इनकी कोई जो भी गवर्नमेंट्स थी, तो उसका एक फॉलोट है। लेकिन आपने जिस तरह मेंशन किया इंट्रोडक्शन में, मिलिट्री और हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और इवन अवाम जो है दे आर फाइटिंग इट आउट, और ये मेरे ख्याल आखिरी लड़ाई है। और जिस तरह आप कहने से कॉन्टीन्यूएशन ऑफ जो पहले ऑपरेशन थे, अभी आजकल ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चल रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो दहशतगर्दी की जा रही है बलूचिस्तान और केपी में, ये भारत की जानिब से और बैरूनी साजिशें इसमें शामिल हैं, हम ये सब जानते हैं। इसकी ज़िंदा मिसाल कुलभूषण यादव है और पाकिस्तान में वो इंतशार फैलाते हैं। क्या ये अभी जो ये सारे वाक़यात हुए हैं, इन वाक़यात की वजह ये तो नहीं क्योंकि भारत के अपने घर में आग लगी हुई है, जो सिखों ने वहाँ पर उनके खिलाफ एक अलम बुलंद किया हुआ है, जो खालिस्तान तहरीक का वहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, तो इस सारी तहरीक से पर्दा हटाने के लिए पाकिस्तान में एक फसाद क्रिएट किया जा रहा है? जी, आई थिंक यू आर करेक्ट। इसमें जो खालिस्तान रेफरेंडम है जो बेसिकली आउटसाइड इंडिया हो रहा है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और काफ़ी यूरोपियन ममालिक में, उसका काफ़ी बड़ा प्रेशर। और फिर बीच में जब ये डिस्कवर हुआ और इसके प्रूफ्स आए, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि भारत जो है असैसिनेशंस में मुलव्वस है। इट मीन्स कि उनकी एम्बेसी, NSA का ऑफिस, तो मोस्ट प्रॉब्ली मूडी साहब, इसका मतलब है जयशंकर, अजीत डोवल और जो है मूडी साहब खुद असैसिनेशन स्क्वाड्स रन कर रहे हैं। तो इसके आई थिंक G20 में एक पीक थी भारत की, आई वुड से इंटरनेशनल एरिना में, तो उसको बहुत बड़ा धचका भी लगा। फिर UNGA में काफ़ी जगह हंसाई हुई। तो वो एक तो आपकी बात ठीक है कि डिफ्लेक्शन टैक्टिक्स है, लेकिन जो स्पेस क्रिएट हो जाती है किसी मुल्क में, लाइक भारत के नॉर्थ ईस्ट में आप देखें एक इंस्टेबिलिटी है, स्पेस क्रिएट हुई है, वहाँ पे जैसे क्रिश्चियंस और हिंदू लड़ रहे हैं और मोर्चा बंद है, तो वहाँ पे फिर होस्टाइल एजेंसियाँ जो है वो काम करती हैं। तो आई एम श्योर इसके अंदर अभी, क्योंकि पब्लिकली भी आई थिंक फॉरेन ऑफिस ने भी और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी ये बात की गई और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी हैं कि जिस तरह कुलभूषण यादव का टेररिज्म एंटरप्राइज था बलूचिस्तान में, उसकी कंटिन्यूटी है। तो जहाँ मौका मिलता है वहाँ पे फंडिंग भी होती है और उसके बाद स्पॉन्सरशिप भी है, और उसके अंदर फिर माफियाज इन्वॉल्व है। आपको पता है आजकल क्रैक डाउन है माफियाज के अगेंस्ट, ड्रग्स के अगेंस्ट, डॉलर माफिया है, फिर शुगर माफिया है, स्मगलिंग गैंग्स हैं। तो ये फिर सारा कनाइव होता है और इसमें होस्टल एजेंसियाँ बिल्कुल प्ले करती हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये सियासी सूरत हाल चल रही है और इस सियासी सूरत हाल में क्या समझते हैं कि जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है हालिया, इसका केपी और बलूचिस्तान पे असर पड़ेगा और सियासी पार्टीज क्या कैंपेन चला सकेंगी, इलेक्शंस बर वक्त होंगे? जी, इसमें आई थिंक सिक्योरिटी की जो अमूमी सूरत हाल है उसमें डेफिनेटली एक डेंट आया हुआ है। अभी देखें जिस तरह ईद मिलादुन नबी के जो जुलूस थे, जो हमारे लिए एक बड़ा मुकर्रम और मोहतरम दिन होता है और उसमें तमाम मुसलमान यकसू होकर इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर इन जुलूसों पे अटैक हुए, इस तरह एक हंगू में एक मस्जिद पे अटैम्प्ट की गई, तो इसका मतलब है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है दे आर नॉट लुकिंग टू डिस्टेबलाइज, स्पेशली ये जो 2 सूबे पाकिस्तान के अर्बन सेंटर्स में भी हुए हैं पास्ट में। तो ये आई थिंक सिक्योरिटी जो इदारे हैं, मिलिट्री है, लॉ इन्फोर्समेंट है, पुलिस और जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं रिस्पेक्टिव सूबों की, उनको देखना होगा। बिकॉज इलेक्शन में साफ ज़ाहिर है दिल भी है कैंपेन जिसमें रैलीज होती हैं, लोगों ने बाहर निकलना है, उसके बाद आप एड्रेसेस होंगे, लीडरशिप की अपनी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन है। तो स्टेट हैज़ टू मेक श्योर कि आपके पास एक बिल्कुल सेफ एनवायरनमेंट हो, एंड आई एम श्योर इसके ऊपर काम भी हो रहा है। जैसा आज एपेक्स कमेटी का आजकल में जो इजलास हो रहा है इसमें भी, और नेशनल एक्शन प्लान को भी मोस्ट प्रॉब्ली रिव्यू किया जा रहा है कि इसको जो है टेररिज्म की जो वेस्टीज है इसको आने हाथों से निपटा भी जाए और इसको जड़ से उखाड़ा जाए। इट्स अ प्रोलॉन्ग फाइट, 20 साल हमने लड़ा है, एंड आई एम श्योर मुझे लगता है कि शायद ये लास्ट ईयर है, इसके अंदर इंशाल्लाह ताला इनको शिकस्त दी जाएगी। ब्रिगेडियर साहब, नेशनल एक्शन प्लान की आपने बात की, मेरा यही सवाल है कि बड़ा ही अफसोसनाक सानिया हुआ था APA स्कूल का, जिसके बाद तमाम सियासी जमातों और जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, सबने मिलकर नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया था। तो क्या लग रहा है सर कि अब तक उस पर मिनो अमल हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो उसमें हम कहाँ लैग कर रहे हैं? ये आई थिंक प्लान हमारा पाकिस्तान में हमेशा बड़े ज़बरदस्त प्लान बनते रहे हैं। साफ ज़ाहिर है हमारे जो पोलिटिको मिलिट्री ब्रेन्स हैं, लेकिन बात आ जाती है एग्जीक्यूशन की। अभी नेशनल एक्शन प्लान में बेशुमार चीज़ें थी, जिसमें लेट्स से स्पेशल मिलिट्री कोर्ट्स के बाद इसमें फाटा का वो भी था कि आपने रेगुलाइज करना है, इसको मेन स्ट्रीम करना है, वो भी हो गया। अर्सवाइल फाटा के डिस्ट्रिक्ट बन गए, तो उसके अंदर जुडिशरी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस है टू बिकम इफेक्ट। फिर इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग है,
फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज है। थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा। जिस तरह जिक्र होता है कि पाकिस्तान चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर है, एक पाकिस्तान अफगान माफिया कॉरिडोर भी है, और ये शायद जो APS का वाक़या उससे बहुत पहले का है, पिछले 30-40 साल से। उसके अंदर भी आई थिंक बेशुमार ऐसे आई वुड से एलिमेंट्स हैं जो क्रिएट करते हैं इनसिक्योरिटी, स्मगलिंग गैंग्स हैं, नारकोटिक्स है और फिर टेररिज्म है। अभी आपने सुना होगा कि KP में एक एक्सटॉर्शन का वाक़या है जिसमें अफगानिस्तान से एक बंदा बैठ के व्हाट्सएप के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करता था जी। और उसमें हमारे बच्चे इन्वॉल्व थे जो कि उनको इन्फॉर्मेशन या फोटोग्राफ्स देते थे या वीडियोस के, ये फलां बंदा फलां जगह बैठा हो। तो इसका मतलब इधर भी लोग इन्वॉल्व हैं। जी जी। तो चूंकि उसके ऊपर भी सॉरी हाथ डाला गया है और इसमें उस माफिया के ऊपर क्रैक डाउन है, तो एक तो उसका आई वुड से रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मेरे ख्याल में अभी जो नेशनल एक्शन प्लान को अगर रिव्यू करना है तो ये जो माफिया कॉरिडोर है इसको डिसमेंटल करने के लिए एक ठोस स्ट्रेटजी की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसके बगैर होगा नहीं। और उसमें पंजाब सिंध में बेसिस है, अगर शुगर मिल मालकान है, उनको पता है कि 10,000 टन अफगानिस्तान जा रही हो, कहते हैं हमारा काम नहीं है, गेट के बाहर या खाद जा रही है या कोई डॉलर जा रहा है जो माफियाज है, तो ये खुद फंड कर रहे हैं टेररिज्म अगेंस्ट पाकिस्तान। आई वुड से पार्ट ऑफ टेररिज्म इज फंडेड फ्रॉम विद इन दीज डॉन्स। तो उनको आई थिंक जब आप काबू में पाएंगे, काबू जिस तरह भी डॉलर पे आपने देखा काबू पाने की कोशिश की, तो काफ़ी सारी आई थिंक स्टेबिलिटी आई है पाकिस्तानी रूपी में। मेन थिंग वाज कि आपने एक जो है आउटलेट उसको रेगुलराइज करने की कोशिश की। इसी तरह अफगान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड है, इसको रेगुलाइज करने की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता कंटेनर आए और कराची में खुले और वो सारा राइट ऑफ हो जाए। तो आई थिंक व्हेन स्टेट स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ स्टेट और लॉज इंप्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसमें कामयाबियां मिलेंगी। इंशाल्लाह इसमें कामयाबियां मिलेंगी और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो हम वक्त तैयार भी हैं इन तमाम तर सूरत हाल से लड़ने के लिए और ऑलरेडी बहुत मेहनत की जा रही है। ब्रिगेडियर साहब, ज़राए के मुताबिक मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात की अगर बात की जाए तो अमन अमान से मुतालिक एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब किया गया है जिसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं। दहशतगर्दी से निपटने के लिए कौन से अहम फैसले होने चाहिए जो आप समझते हैं? जिसमें आई थिंक 2-3 जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक आई वुड से चीज़ें उनका रिव्यू होगा। एक तो लॉ इन्फोर्समेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग है, इसको आप कनेक्ट करें विद इलेक्शन, चूँकि वी आर नाउ ऑलमोस्ट कपल ऑफ मंथ्स अवे फ्रॉम इलेक्शन। उससे पहले एक इलेक्शन का माहौल आपने देखा, रैलीज शुरू हो गई है, तो एक तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। तो इट मीन्स कि इसके अंदर लॉ इन्फोर्समेंट है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, पुलिस है, मिलिट्री है, रेंजर्स हैं या फ्रंटियर कोर है, एंड देन कम्स दी गवर्नमेंट्स जो सिविल गवर्नमेंट लाइक डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफिस हैं, और इनकी अपनी सिविल की आपको पता होगा कि कोई 21 इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं जिसका जिक्र नहीं होता, ज़्यादातर पीपल टॉक ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस। सो ऑल टोल्ड आई थिंक एवरीबॉडी हैज़ टू बी लेट्स से फोकस्ड, सिक्योरिटी विल बी अ प्राइम इशू। दूसरा आ जाता है कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग में टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, टर्म्स ऑफ सर्विलेंस है, वहाँ पे एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर ये है कि जो इतमाद आपने लेना है आवाम का, लाइक अगर धमाका हो जिसमें शहरी मारे जाते हैं, जिसका मौलाना फजल रहमान ने जिक्र किया आई थिंक कल परसों, कि इसमें लेट्स से इस बीइंग टारगेटेड जो विल ऑफ पीपल है, तो उसको भी एश्योरेंस देनी है। इसमें जिरगास का इनकाद भी है जिसमें आई थिंक मिलिट्री ने भी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नर्स ने उनके साथ इन टच किया, बिकॉज टिल द टाइम आपके अपने घर में लोग बैठे हैं, सिंपैथाइज करते हैं और अपना नुकसान करते हैं, तो ये चीज़ें चल नहीं सकती। एंड देन ऑफ कोर्स इस इलेक्शन कमीशन के साथ इसकी कोऑपरेशन होगी, किस तरह के ऑफिसर्स हैं जो मैनेज कर रहे हैं। तो आई थिंक 3-4 ये बड़ी चीज़ें हैं, एंड आई एम श्योर जो लीडरशिप है इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के एक अच्छी हिकमत अमली बनाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और जो पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन है बिलखसूस KP और बलूचिस्तान में जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात रूनुमा हुआ है उससे मुतल्लिक मुफस्सिल अपना तज्जिया पेश किया है। और यकीनन दुरुस्त उन्होंने बात की है कि जो अफवाज पाकिस्तान के जवान हैं, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के जवान हैं, वो हम वक्त तैयार हैं कि जो भी मैली आंख से इस मुल्क की जानिब देखेगा उस आंख को निकाल फेंकेंगे। और वासिल भी कर रहे हैं, ये हर बार हमने साबित भी किया है वैसे, इसमें कोई शक नहीं। और एक और जो अहम बात जिसकी जानिब उन्होंने तवज्जो मबजूल करवाई वो यही कि तमाम सियासी जमातों को, तमाम सिविल इदारों को, इंक्लूडिंग तमाम जो सिक्योरिटी के इदारे हैं और पाकिस्तान मिलिट्री भी, सबको बैठकर एक बार दोबारा से नेशनल एक्शन प्लान को रिव्यू करने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से जो एपेक्स कमेटी का इजलास है उसमें यही मेरे ख्याल से बेहतरीन फैसले सामने आएंगे। और कल ये एपेक्स कमेटी का अहम इजलास बुलाया गया है, सिक्योरिटी से मुतल्लिक अहम फैसले सामने आएंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज एक बड़ी अहम बात है, मैंने कहा वो भी आपके साथ शेयर करूं। बात आपने ही शेयर करनी है। मैं उससे पहले ये बताऊं कि ये हमारा सेगमेंट है तारीख के झरोके, मैं झोंके कहने लगा था तो शहर बानो तारीख के झरोकों से बताएं हमारे नाज़रीन के लिए क्या खबर है। आपने तारीख के झरोकों कहा है तो मुझे वो गाना याद कुछ आ गया है, पता नहीं जिंदगी के झरोकों में। तो चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद जो हैं उनकी आज 85वीं सालगिरह है। वहीद मुराद इन खुशकिस्मत लोगों में से थे
जिनको ज़्यादा स्टूडियोज़ के चक्कर नहीं लगाने पड़े, क्योंकि उनके वालिद फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे। इंतहाई खुश शक्ल, हैंडसम, हम सब जानते हैं उनको, क्रश रहे हैं वो। आप मुझे अपने कह दौर रही हैं के- इंतहाई खुश शक्ल। आप भी इस चीज को अच्छा, अपने ऊपर ले compliment ले सकते लूं हैं, मैं? कॉम्प्लीमेंट ले Thank सकते हैं, you, आप भी thank हैं माशाल्लाह से। लेकिन वहीद मुराद साहब की तो क्या ही बात थी, यानी उस दौर के लोगों की अगर बात की जाए अजीम, तो बिल्कुल, क्रश थे, famous star। फेमस, और चॉकलेटी बॉय, चॉकलेटी हीरो का उनको टाइटल दिया गया था। और अगर इस दौर की बात की जाए तो अभी भी जो लोग उनको देखते हैं, यानी Legend, हमें legend। हैं और बहुत पसंद है। उन्होंने गाने कलम बंद किए जो कि बड़े बेहतरीन थे, और उनकी जो एक्टिंग थी वो बहुत मतलब रियलिस्टिक थी। वैसे शहरबानो, आपने वहीद मुराद की मूवीज देखी हुई हैं? मैंने मूवीज तो नहीं, लेकिन मैंने गाने सुने हुए YouTube पे। कॉमेडी किंग से भी, उनके अहले खाना से हम बात करेंगे। आज उनकी बरसी है, उनके बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। और अब बात करते हैं कॉमेडी के बादशाह अदाकार उमर शरीफ की, जिनकी आज दूसरी बरसी है। मुनफरिद अंदाज और बेमिसाल अदाकारी से कई दहाइयों तक लोगों को हंसाने वाले उमर शरीफ 2 अक्टूबर 2021 को आर्ज़ाए क़ल्ब में मुब्तला होने के बाद जर्मनी में इंतकाल कर गए थे। उनको आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। तो जनाब लेजेंडरी कॉमेडी किंग जो है वो उमर शरीफ साहब, उनकी आज दूसरी बरसी है। उनके साहबजादे जवाद उमर शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान जवाद। और ये बताइएगा कि आपका आपके वालिद के साथ रिश्ता कैसा था, बॉन्ड कैसी थी, और कोई ऐसा वाकया जो बड़ा मुनफरिद हो जो आपको याद हो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। मेरे वालिद साहब जो हैं, उनके साथ मेरी जो बॉन्डिंग थी और जो रिश्ता था, वो निहायत अदब का रिश्ता था। मैं मेरे मेरे अब्बू जो थे वो कॉमेडी किंग तो थे ही, लेकिन वो उससे बहुत बड़े सोशल वर्कर थे, बहुत बड़े इंसान थे। सारी ज़िंदगी उन्होंने पाकिस्तान का परचम लहराया, पूरी दुनिया में एक सफ़ीर की हैसियत से पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जहाँ भी गए अपने से ऊपर पाकिस्तान को रखा, पाकिस्तानियत थी उनके ड्रामों में, एक सोशल मैसेज होता था पाकिस्तान के लिए, हमारे मसाइल को वो डिस्कस करते थे, बहुत प्यार करते थे पाकिस्तान से, एक सच्चे मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी थे। मेरा उनसे रिश्ता बहुत अदब का था, बहुत खुलूस का था, बहुत एहतराम का था। मैं तो मुलाजिम था उनका, मैं तो गुलाम था उनका, मैं उनका बेटा भी था, मैनेजर भी था, गार्ड भी था, ड्राइवर भी था, सब कुछ था। और मुझे बहुत फ़ख्र है इस बात पे कि मैं उनका बेटा हूँ। और जितना भी मैं उनके साथ रहा, मैंने बहुत सीखा अपनी ज़िंदगी में, ज़िंदगी गुज़ारने का ढंग सिखाया, लोगों की मदद करना सिखाई, लोगों को अपनाना सिखाया उन्होंने हमें, नेकी करना सिखाई, इखलाक सिखाया, लिहाज सिखाया, दीन सिखाया, मुझे दुनिया जीनी सिखाई। आज वो नहीं है, आज उनकी दूसरी बरसी है, इस दुनिया से गए हुए उनको 2 साल हो गए हैं। आप यकीन कीजिए कि इतने लोगों ने उनके लिए उम्रा किया है, इतने लोगों ने उनके लिए तवाफ़ किया है। मैं सबका बहुत मशकूर हूँ, उनके तमाम फैंस का, उनके चाहने वालों का, सारी कम्युनिटीज़ का, हमारी बिज़नेस कम्युनिटी, सोशल कम्युनिटी, स्पोर्ट्स कम्युनिटी, हमारी रिलीजियस कम्युनिटी और उनके फैंस का स्पेशली, जिन्होंने इतना प्यार दिया है और अभी तक दे रहे हैं। बस मेरा उनके साथ जो ताल्लुक था ना, वो एक मैं इस तरह से इसको बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत ट्रैवल किया उनके साथ, और जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं, तो उन्होंने हमें बहुत सिखाया। मैं एक वाक़या यहाँ पे शेयर करूँगा कि मेरे वालिद साहब जब हमारे साथ ट्रैवल करते थे गाड़ी में, अगर कहीं जा रहे हैं हम, लाहौर से कराची या लाहौर से इस्लामाबाद या कराची से हैदराबाद, कहीं पे भी हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो गाड़ी में म्यूज़िक नहीं बजाते थे, बल्कि वो तीसरे कलमे का विर्द करते थे, दुरूद शरीफ पढ़ते थे। ये उनकी आदत थी। उनको ख़ास लगाव था दीन से। हमने घर में मस्जिद भी बनाई हुई थी। उनकी पसंदीदा नमाज़ों में से जो नमाज़ थी, वो सलातुल तस्बीह थी, जो वो बहुत शौक से पढ़ते थे और 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते थे, हर वक़्त बावज़ू रहते थे। और हमें भी उन्होंने यही तलकीन की हमेशा कि अपने आप को ऐसा बनाओ कि तुम लोगों के काम आओ। वो हमेशा कहते थे कि, और उसी की निस्बत से उन्होंने हॉस्पिटल भी बनाया, माँ हॉस्पिटल जो है। तो वो हमेशा कहते थे कि लोगों के काम जितना हो सकता है आओ, लोगों को हँसाना भी सदका जारिया है, जो उन्होंने बहुत बखूबी अंदाज़ में किया। और ऐसा कभी हुआ नहीं कि हमारे घर कोई आया है और वो खाली हाथ लौट कर गया है, इस तरह से कभी हुआ नहीं। वो बहुत देने वाले इंसान थे। अल्लाह ताला ने उनका हाथ ऐसा रखा हुआ था, उनका उनका जो दस्तरखान था वो बहुत वसी था। हमारे घर क्या जो भी बात आता था वो कुछ ना कुछ लेकर जाता था, चाहे वो खाना हो, पैसे हों या फैज़ हो या कोई अच्छी बात हो, वो कोई ना वो हमेशा देने की उसमें रहते थे कि मैंने देना है लोगों को। और कराची के इतने ख़राब हालात में भी कर्फ्यू भी लगा हुआ होता था, लेकिन अब वो स्टेज करते थे, थिएटर करते थे। और उनको इतना इश्क था अपने काम से कि उन्होंने हमें कम टाइम दिया, अवाम को ज़्यादा टाइम दिया है। तो मेरा रिश्ता उनके साथ बहुत मुखलिस और बहुत प्यारा रिश्ता था। जी। जवाद, नो डाउट स्टैंड अप कॉमेडी में किंग अगर उन्हें कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा।
और कई लोगों ने, बल्कि इवन बॉर्डर पार कई लोगों ने जो स्टैंड अप कॉमेडी स्टार्ट की उमर शरीफ साहब को देखकर, उनके काम को देखकर स्टार्ट की है। ये बताइएगा कि उनके दौर में और कई लेजेंड्स ऐसे थे जिनके साथ उन्होंने स्टेज को शेयर किया, तो अपने कोलीग्स के जी। साथ उनका बर्ताव कैसा था? अपने कोलीग्स के साथ उनका बर्ताव एक टीचर की हैसियत के जैसा था। एक ऐसे टीचर जो आपको सिखाते भी हैं, वो फ्रेंडली भी थे, लेकिन एट द सेम टाइम ही वाज़ वेरी प्रोफेशनल। और जो हमने देखा अब्बू को, कि अब्बू ने हमेशा जो है ना वो बराबरी की है, हर रिश्ते में बराबरी की है। उन्होंने कभी भी, मैं उनका बेटा था, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह से, कभी वो सेट पे होते थे या लोगों में होते थे, तो कभी हमें कोई ऐसा एडवांटेज नहीं दिया लोगों के ऊपर कि हम बेटे हैं तो वो हमें को फ़ौक़ियत, ऐसा नहीं था। अगर मैं किसी चीज़ में गलत हूँ, तो वो मुझसे अपोलोजाइज़ करवाते थे और वो इस बात को एक्सेप्ट करते थे कि आपको अपोलोजाइज़ करना चाहिए हम्म। और इसमें कोई बुराई नहीं है। और जब वो अपने कोलीग्स के साथ होते थे, तो बहुत शफ़क़त वाला रवैया होता था उनका, बहुत प्रोफ़ेशनल रवैया होता था। बल्कि अब्बू को अगर मैं ऐसा बोलूँ कि उन्होंने बहुत बेरोज़गारों को रोज़गार फ़राहम किया है। हमारा हुँ। लाहौर थिएटर था, अब्बू ने लाहौर थिएटर बनाया था लाहौर में, और वहाँ पे कई आर्टिस्ट जो हैं वो अब्बू के पास रहते थे उस थिएटर के अंदर। तो अब्बू बहुत हेल्प करते थे जो अपकमिंग आर्टिस्ट होते थे, जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट होते थे, उनकी बड़ी हेल्प करते थे, और आज वो सारे सुपरस्टार्स हैं। और अच्छी बात तो ये है कि उन सबको याद भी है ये बात, और वो जब भी मुझसे बात करते हैं तो वो एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को। तो अब्बू ने हमेशा अपना रवैया जो है ना वो मदद वाला रखा लोगों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, और हेल्प करते थे हमेशा। जवाद, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि उमर शरीफ साहब को पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत पसंद किया जाता था। भारत में बड़े फेवरेट थे वो। आपने कोई बिल्कुल। ऐसी बात जो उनकी ज़िंदगी में उनसे ना की हो, क्योंकि आज वो हमारे साथ मौजूद नहीं है, आज उनकी दूसरी बरसी है, वो आप हमारे जी। साथ शेयर कर सकते हैं? हम चाहेंगे वो आप कोई ऐसी बात जो आप उनकी ज़िंदगी में उनके साथ नहीं कर सके। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैं सारी बातें उनसे उनकी ज़िंदगी में मैंने कर ली हैं, और मुझे कोई कोई ऐसा पैगाम, रिग्रेट कोई नहीं है दिल की कि बात जो मैंने आप कोई करना उनसे चाहें? ऐसी बात, जी, ऐसी कोई बात है नहीं कि मैंने उनसे ना की हो। मैं उनके साथ था, एंड टाइम तक उनके साथ-साथ था, आप दिल की और बात बल्कि उनकी कर दुआ सकते ली हैं, है आप कोई मैंने, और मैं पैगाम दे यहाँ पर, सकते हैं उनके चाहने वालों को, उनके जी, देखने बिल्कुल, वालों को। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं जितने भी मेरे प्यारे फैन्स हैं उनके, जितने भी मेरे लिए सब बहुत काबिल एहतराम हैं, जितने भी उनके फैन्स इस वक़्त मुझे देख रहे और सुन रहे हैं, मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि अब्बू का एक शेर था जो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो अब्बू ने जी। खुद लिखा था, क्योंकि हुँ, वो शायर भी थे, वो लिरिसिस्ट भी थे, वो प्रोड्यूसर भी थे, वो डायरेक्टर भी थे, वो राइटर भी थे, वो एक्टर भी वाह! थे। उन्होंने तकरीबन 15 मुख्तलिफ फ़ील्ड्स में काम किया है शो बिज़नेस की। तो वो एक जीनियस इंसान थे अपने काम के, अपनी फ़ील्ड के वो बादशाह थे। अब्बू ने एक शेर लिखा था कि मैं तो खादिम हूँ आपका पुराना, हुँ, काम मेरा सबको हँसाना, हुँ। हँसा-हँसा के मर जाऊँगा, भूल नहीं पाएगा मुझको ये ज़माना। तो ये ज़माना नहीं भूलेगा उनकी वाह, वाह, सर्विसेज़ वाह, को, वाह! उनकी खिदमात को, उनके ह्यूमर को, उनकी कॉमेडी को, उनकी इंसानियत को, उनके जज़्बे को, उनकी दी हुई खिदमात को, उनके किए हुए कामों को। इंशाल्लाह जब तक हम ज़िंदा हैं, हम उसको याद रखेंगे, और जब भी आप मेरे वालिद साहब का कोई टीवी शो देखें, कोई ड्रामा देखें, कोई फ़िल्म देखें, उनकी मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर कीजिएगा। ज़रूर, जी, आज के ज़रूर। बिल्कुल। दिन बस यही रिक्वेस्ट है कि उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जवाद, जब भी बहुत आप शुक्रिया। नमाज़ आपने पढ़ें, उनके लिए दुआ ख़ुसूसी करिएगा। वक़्त निकाला सुनो पाकिस्तान के लिए, और थैंक यू। हमारी टीम की जानिब से ये काविश, एक छोटा-सा ट्रिब्यूट। बहुत बड़ा नाम थैंक यू उमर सो शरीफ मच। हुँ, पाकिस्तानी इंडस्ट्री का, आई वुड और लाइक टू मज़ाक-ए-गारी थैंक में। सुनो टीवी। जी, जी। मैं सुनो टीवी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपकी पूरी टीम का, आपकी थैंक यू मैनेजमेंट का, जी। जिस तरह से इन्होंने ये पूरा असेंबल किया है सारा ट्रिब्यूट को। मैं बहुत मशहूर हूँ आप सबका, आप दोनों का खुसूसी तौर पे। थैंक यू, मैं आप थैंक लोगों को देख नहीं थैंक पा यू। रहा, लेकिन आई एम श्योर आप दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं इस शो को, और मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं। मे अल्लाह पाक ब्लेस यू विद लॉट्स ऑफ हेल्थ आमीन। एंड थैंक यू हैप्पीनेस, सो मच और आप जवाद, बहुत बहुत कामयाबी से शुक्रिया मज़ीद इस आपका। शो को करें। आपने आज थैंक क्या यू। हम दिन पर हमें वक़्त दिया और आपको खुश रखे। तो हमने और हमने तो एक छोटी-सी कोशिश की है जी, कोशिश बहुत की। बड़ा नाम उमर शरीफ साहब का, एग्ज़ैक्टली। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जो देखने वाले नाज़रीन हैं, वो भी आज इस सेगमेंट से, ऑब्वियसली उन्होंने भी जो एक मिस याद किया ताज़ा होगा। की उमर शरीफ साहब की, तो मैंने तो खुद बड़ा मिस किया उन्हें, क्योंकि मैं तो अपने बचपन में बड़े ही कमाल किस्म की उनकी जो अदाकारी के जो उनके प्लेज़ हैं वो देख चुका हूँ, और सभी उनके बिलख़ुसूस फैन्स हैं उनके अज़ीम, कुछ इसमें कोई शक नहीं है। हम सब उनके फैन्स हैं। बॉर्डर पर वक़्त अवार्ड कम शोज़ है, बड़े कमाल उन्होंने किए। वक़्त कम है। अभी वापस आएंगे मुझे इस ब्रेक के बाद, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। और अब बात करेंगे खेल के मैदान की। तो सिंध के शहरी और देही इलाकों में क्रिकेट के फरोग और मकामी सतह पर टैलेंट उजागर करने की कोशिश की जा रही है, और इसी सिलसिले में सिंध प्रीमियर लीग के पहले एडिशन की तैयारियां हो रही हैं। 4 अक्टूबर को खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग होने जा रही है। सिंध प्रीमियर लीग के पहले एडिशन में 6 टीमें हिस्सा लेंगी, और ये 14 दिसंबर से 25 दिसंबर तक कराची में खेली जाएगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं SPL के सदर आरिफ मलिक साहब। आरिफ साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप?
जी थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बेहतरीन। आरिफ मलिक साहब, ये कहिएगा सर कि पीएसएल के होते हुए एसपीएल की जरूरत क्यों पड़ी सर? देखिए पीएसएल तो एक ऐसा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो आप देखें तो दुनिया में मेरा ख्याल है नंबर 2 पे रेट करता है पॉपुलैरिटी के लिहाज से भी और अपने स्केल के लिहाज से भी। पीएसएल तो मेरा ख्याल है कि एक है जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मुबारकबाद भी देनी चाहिए। लेकिन हम समझते हैं कि टियर 2 की अभी भी गुंजाइश मौजूद है। जो पाकिस्तान की आबादी है, जो अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से अगर हम बात करें तो सिंध में काफ़ी ज़्यादा हमें ये लगता है कि थोड़ा सा ना ज़रा पीछे है बाकी सूबों से। अगर क्रिकेट के टैलेंट के हिसाब से बात करें कि उसको पिक करना थोड़ा सा शाहनवाज धानी जैसे हमने प्लेयर्स इंटीरियर सिंध से हमने देखे हैं। इज़ ऑलरेडी देयर इन द स्क्वाड। अभी पाकिस्तान शाहीन के साथ गए हुए हैं। फिर उसके बाद सरफराज अहमद, अगर आप पुराने कुछ प्लेयर्स देख रहे हैं तो उसमें भी कुछ नाम मौजूद है, लेकिन बहुत ज़्यादा नाम मौजूद नहीं है। तो हम समझते हैं कि टैलेंट बहुत ज़्यादा है और इट्स सिंध ओनली एक्चुअली। जब क्रिकेटिंग फेस्टिविटी की आप बात करते हैं, सो हम तो चूँकि एक ग्लोबल लीग की हम बात कर रहे हैं और इस ग्लोबल आपका कल्चर प्रमोट होता है, फिर आपका जो सस्टेनेबल फैक्टर है क्रिकेटर्स का वो इम्प्रूव होता है। देखें, एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि जब ग्रास रूट लेवल पे आप जाते हैं, क्रिकेटर को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो उसका टैलेंट ज़ाया हो जाता है। तो हम समझते हैं कि वो टैलेंट हम देने के लिए वी आर द प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। मलिक साहब, ये कहिएगा कि अब तक कितने प्लेयर्स ने लोकल टैलेंट हंट के लिए खुद को रजिस्टर करवाया है, और दूसरा आपने कौन सी अहम चीज़ें देखकर आपने प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट किया? देखिए, वो हमारी एक बाकायदा एक टेक्निकल कमेटी होती है जो ये फैसला करती है कि कौन से प्लेयर शॉर्टलिस्ट होंगे। हमारे पास तो हज़ारों की तादाद में रजिस्ट्रेशन आई है, जिसमें पाकिस्तान से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ उन्होंने भी अपने आप को रजिस्टर किया और सिंधी बच्चों ने भी रजिस्टर किया। जो सबसे खुशाइन बात है वो ये है कि हमारे पास तकरीबन जो 500 समथिंग का नंबर हमारे पास जो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में आया है, जिसमें से 200 सिंधी बच्चे हैं। सो एक बड़ा इनकरेजिंग फैक्टर है बिकॉज हर फ्रेंचाइज के अंदर 5 सिंधी बच्चे मैंडेटरी हैं, जिसमें से 2 प्लेइंग 11 में मैंडेटरी हैं। और वो जो 5 बच्चे या 2 बच्चे जब खेलेंगे सीनियर प्लेयर्स के साथ बेंच शेयर करेंगे, उनके साथ प्रैक्टिस करेंगे, उनके साथ मैचेस खेलेंगे, उनका एक्सपोजर बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उससे वो कल को इंशाल्लाह पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आरिफ मलिक साहब, ये बताइएगा सर कि लोकल कैटेगरी में कितने जो प्लेयर्स हैं वो शॉर्टलिस्ट होंगे और फिर कितने प्लेयर हैं जो प्लेइंग 11 का पार्ट बनेंगे? देखिए, जैसे कि मैंने बताया आपको कि 5 अगर आप सिंधी कैटेगरी की आप बात कर रहे हैं, लोकल कैटेगरी की, तो उसमें 5 बच्चे हैज़ टू बी देयर इन दी मेन स्क्वाड। जो आपका किसका स्क्वाड बनेगा उसके अंदर 2 बच्चे प्लेइंग 11 में ज़रूरी होंगे। तो ये हमने जब गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ हमने एग्रीमेंट साइन किया, 10 साल का एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट साइन किया सिंध प्रीमियर लीग का, इट्स अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हमने ये थोड़ा सा इसको हम आगे लेके चले और उसमें फिर सिंध गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि इसके अंदर सिंधी बच्चों को लाया जाए, तो हमने फिर उसमें शामिल किए 5 बच्चे। आरिफ साहब, एसपीएल में गैर मुल्की कोचेज और खिलाड़ी भी शामिल होंगे? जी हाँ, एसपीएल के अंदर एक लोगों ने बड़ा अच्छा वो किया, पार्टिसिपेट किया, अपना इंटरेस्ट जाहिर किया, जो इंटरनेशनल कोचेज हैं। सो उसमें से भी हर्षल गिब्स का नाम ऑलरेडी हो चुका है, इरफान ताहिर के साथ बातचीत हो रही है, सनत जयसूरिया के साथ बातचीत हो रही है, फिर एक फ्रेंचाइज हमारी क्रिस गेल के साथ भी बातचीत कर रही है। सो मेरा ख्याल है कि जब इंटरनेशनल लोग आएंगे, लोकल बच्चों को ग्रूम करेंगे, तो उनके लिए फिर फ़ायदा होगा। आरिफ मलिक साहब, बेसिकली द पर्पस ऑफ एसपीएल के जो सिंधी टैलेंट है क्रिकेट को लेकर उसको अपलिफ्ट करना, और वो ताकि जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं उनके साथ खेलकर अपने टैलेंट को मजीद निखारें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमने ट्रायल्स भी कंडक्ट किए, जिसमें हमने कराची से सफ़र का आगाज़ किया, इंटीरियर सिंध तक हमने ट्रायल्स किए। ट्रायल्स में एक बहुत बड़ा नंबर शो अप किया लोगों ने, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10,000 का नंबर टच किया, जो उसके रजिस्ट्रेशन आई उसमें। फिर देखें, मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं कि जब प्लेयर्स, इट्स नॉट अबाउट प्लेइंग ओनली, जब आप ग्लोबल फ्रंट पे आप जाते हैं, ग्लोबली उन बच्चों को देखा जाएगा तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और फिर ऑफ कोर्स इट्स अ ग्लोबल लीग, इट्स नॉट अ डोमेस्टिक और लोकल लीग। मलिक साहब, ये कहिएगा कि एसपीएल के इनेकाद के लिए लोकल और सूबाई हुकूमतों का ताउन आपको मिला और किस हद तक मिला, ये भी कहिएगा, और क्योंकि आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं नए प्लेयर्स को।
देखें, रिमार्केबल मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सिंध गवर्नमेंट Very का। good. और सिंध गवर्नमेंट में हमारी बड़ी जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने बड़ी सपोर्ट की। मुर्तज़ा वहाब साहब जो इस वक्त मेयर कराची हैं, उन्होंने सपोर्ट की। नासिर हुसैन शाह साहब की तरफ से बड़ी सपोर्ट रही। और इसके अलावा जो बाकी जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन सब लोगों ने बड़ा रिमार्केबल किस्म का सपोर्ट किया इस पूरे। इनफैक्ट इट्स अ कॉज एक्चुअली। जब आप क्रिकेटिंग टैलेंट की बात करते हैं, नए टैलेंट को उजागर करने की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट की बड़ी इसमें भरपूर सपोर्ट रही है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने सैंक्शन किया, और उस सैंक्शनिंग की वजह से लीग के अंदर भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, प्लेयर्स के अंदर भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो मेन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, उन्होंने भी अपने आप को रजिस्टर किया सिंध प्रीमियर लीग। Very nice. आरिफ मलिक साहब, ये जानना चाहेंगे सर कि सूबाई सतह पर क्रिकेट प्रीमियर लीग होनी चाहिए, ये आइडिया किसकी जानिब से आया और कब से इस आइडिया पर काम होना शुरू हो गया था? देखिए, इट्स बिन कपल ऑफ इयर्स, तकरीबन कोई 2 साल हो गए हैं कि जब सिंध गवर्नमेंट के साथ उन्होंने बातचीत की। प्राइवेट लीग का इस वक्त ट्रेंड पूरी दुनिया में है। मतलब आपकी जो मेन टॉप टेयर लीग होती है, उसके साथ प्राइवेट लीग्स की टेयर्स भी चल रही होती हैं, जो कि आपकी टॉप टेयर को सपोर्ट करती हैं। तो सिंध गवर्नमेंट के साथ जब हमारी बातचीत हुई, तो सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा इंटरेस्ट जाहिर किया इसमें, और फिर एक पूरे प्रोसेस के तहत हमने कोई 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जो कि 10 साल की एक्सक्लूसिविटी हमारे साथ मौजूद है। ये तकरीबन कोई 2-2.5 साल से ये प्लान चल रहा था, और अब इस वक्त हम रियलिटी की तरफ हम जा रहे हैं। बिकॉज 4 तारीख को ड्राफ्ट है, 14 दिसंबर को इंशाल्लाह ताला पहला मैच, ओपनिंग मैच है, और 25th इज अ फाइनल इन कराची। आरिफ साहब, मुस्तकबिल में क्या सोचा है? इस तरह के प्लान्स और भी आएंगे, और जो वहाँ पर न्यू टैलेंट बच्चे मौजूद हैं, उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी? बाकी प्रोविंसेस में भी? हाँ, देखिए, मुस्तकबिल की अगर आप बात करते हैं, तो हम ये समझते हैं कि एक प्रीमियर लीग ब्रांड हम इस्टेब्लिश करें। हम ऑलरेडी इससे पहले हम एक लीग पे भी हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे मुश्किल हालात थे। यहाँ पे ज़रा कंपैरेटिवली थोड़ा सा कमर्शियल साइड पे ज़रा बेहतर हालात हैं, और ग्लोबल भी कोई 1-2 लीग्स की हम प्लानिंग कर रहे हैं। सो एक प्रीमियर लीग क्रिकेट के अंदर हम एक प्लान कर रहे हैं, उसका ग्लोबल हम एक ब्रांड खड़ा करें, जिससे ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान का टैलेंट है, और बिलखसूस आपका जो सिंध का टैलेंट है, उसको उजागर किया जाए इन टर्म्स ऑफ सिंध प्रीमियर लीग। और बाकी सूबों को भी हम इनकरेज करते हैं कि वो भी एक लीग शुरू करें। और जो पंजाब है, बलूचिस्तान है, उसके बाद KPK के अंदर बड़ा टैलेंट मौजूद है, आज़ाद कश्मीर में बड़ा टैलेंट है, उसके बाद फिर गिलगित बल्तिस्तान में आप देखें कि अभी क्रिकेटिंग एक्टिविटी हो रही है। पहाड़ों के बीच में जब क्रिकेटिंग एक्टिविटी होती है, तो आपको एक अच्छा फील देता है एज ए नेशन। बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान में इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट PSL आरिफ मलिक साहब, वक्त निकाला सुनो पाकिस्तान के लिए, और विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। बड़ा ही अच्छा कदम है कि सूबाई सतह पर जो टैलेंट है उसको अपलिफ्ट करने के लिए मेरे ख्याल से, और बिलखसूस स्पोर्ट्स में मेरे ख्याल से इट्स ग्रेट इनिशिएटिव। लेकिन और नया जो टैलेंट है उसको मौका मिल रहा है, और पाकिस्तान में इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की जो मिट्टी है बड़ी ज़रखेज़ है। यहाँ पर किसी भी सूबे की बात करें आप, लोग बहुत टैलेंटेड हैं, उनको मौका दिया जाए। एक चीज़ बस मैं शायद बानो ऐड मजीद ये करना चाहता हूँ कि क्रिकेट के अलावा बाकी दीगर कई स्पोर्ट्स ऐसे हैं कि जिसमें हमारे यंग टैलेंट ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया, उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया। तो बस ये एक दरखास्त है सुनो पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से कि बाकी जो स्पोर्ट्स हैं उन पर भी ज़रा गौर किया जाए अगर हुकूमत की जानिब से, तो बड़ा बड़ा कमाल टैलेंट इस मुल्क से निकलेगा। और आपने कहीं नहीं जाना, हम वापस आएंगे ब्रेक के बाद। जो अभी बाकी है तो देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। बात करेंगे मुल्क में जो होने वाली वायरसेस हैं, बीमारियां हैं, कुदरती आफात हैं, वबा का शिकार हो रहे हैं लोग। पहले 3 साल कोरोना में गुजारे, फिर सैलाब ने मुल्क भर में तबाही मचाई, फ़ज़ाई आलूदगी मुसलसल बढ़ रही है। पिछले कई बरसों से कराची और लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल हो चुका है, पहले नंबर पर भी आया है। अब आशोबे चश्म ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा है। मौसमी असरात भी संगीन होते जा रहे हैं। अब डेंगू ने भी पूरी शिद्दत के साथ अपना जो हाथ है वो फैलाने शुरू कर दिए हैं। मुल्क के 10 बड़े शहरों को डेंगू के हवाले से खतरनाक करार दिया जा चुका है। रवां साल अब तक मुल्क में डेंगू के 4,431 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। माहिरीन के मुताबिक हर साल मानसून के बाद अक्टूबर से दिसंबर तक
डेंगू का फैलाव जारी रहता है। महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट भी जारी किए गए हैं और डेंगू के हवाले से बताया गया है कि बहुत ख़तरनाक है, इससे बचाव की भी तमाम तर बातें करेंगे। डेंगू से मुतासरा मरीज़ के लिए एहतियात के साथ इलाज कितना ज़रूरी है और मुतासरा अफराद क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए कौन सी ग़िज़ाएँ खाएँ, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में गेस्ट मौजूद हैं। जी बिल्कुल, बड़े ही अहम गेस्ट हैं हमारे साथ। माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर ज़ैनब गोंदल साहिबा मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ जनरल फिजिशियन हैं और डायरेक्टर हेल्थ बेनिफिट असफर मलिक साहब भी आज सुनो पाकिस्तान का हिस्सा हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर। होप यू डूइंग गुड। फाइन सर आपने बिल्कुल हमारे उसी से घबराना नहीं है, जितनी वबाओं और जितनी बीमारियों का हमने जिक्र कर दिया है। तो सबसे पहले तो सर हम चूँकि डेंगू की बात कर रहे हैं, क्योंकि डेंगू का आजकल सीज़न थोड़ा ज़्यादा है, तो ये कहिएगा कि सबसे पहले ये कैसे पता चलता है कि जी ये डेंगू हो गया? जी, थैंक यू वेरी मच। डेंगू फीवर को आप अगर डिफरेंशिएट करते हैं एज अ ले मैन फ्रॉम अ नॉर्मल फीवर, तो एक आदमी खुद फील करेगा कि जो जब उसको ये फीवर होता है तो उसका लेथार्जी और वीकनेस लेवल नॉर्मल फीवर से बहुत ज़्यादा हो जाता है। इंसान लिटरली ये फील करता है कि उसका जिस्म टूट रहा है। आई मीन ही कैन फील दैट। और इवन उसकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, लाइक वॉशरूम जाना, बैठना, बैठ के खाना खाना, ये उसके लिए मुश्किल हो जाता है। यानी इस कदर वीकनेस है, एंड वन कैन ऑब्वियसली उस डिफरेंस को वो फील कर सकते। अदर सिम्टम्स मोर और लेस सेम हो सकते हैं, उल्टी का आना और फीवर होना, बट द एक्सट्रीम वीकनेस एंड लेथार्जी जिसको कहते हैं ना, ये एक डेंगू का बहुत बड़ा साइन है। अगर आपको फील होता है कि फीवर के साथ आपका जिस्म टूट रहा है, इसको बोन क्रशिंग फीवर भी कहते हैं, तो देन यू जस्ट आप फिर उसमें आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट आ जाते हैं। अगर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप अपना CBC काउंट कराइए। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप यू गो, तो ताकि आपको अपना प्लेटलेट का लेवल मालूम हो। फिर दूसरे जो 2 स्पेशलाइज टेस्ट हैं वो NS1 है, IgG है और IgM है। जो NS1 है वो फ्रॉम डे 1 ऑफ द सिम्टम टिल डे 5 पॉजिटिव आता है, उसके बाद वो नेगेटिव हो जाता है। तो आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स को अभी 5 दिन या उससे कम हैं, तो आप NS1 टेस्ट की तरफ जाएं, वो आपके डेंगू को कंफर्म करेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सिम्टम्स हैं उनको 5 दिन से ज़्यादा गुजर गए हैं, तो फिर आप IgG और IgM टेस्ट कराएं। दैट इज़ द टेस्ट ऑफ चॉइस टू डायग्नोज द डेंगू। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि डेंगू में अगर आपके प्लेटलेट काउंट 1 लाख से ज़्यादा हैं, तो आपको डेली अपना CBC काउंट कराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप एक दिन छोड़ के अपना CBC काउंट कराएं। हाँ, अगर आपके 1 लाख से कम हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर से फ़ौरन मशवरा करें और डेली अपना CBC काउंट जो है और प्लेटलेट काउंट वो डॉक्टर साहब, जब हम इनके अलामात का जिक्र कर रहे हैं डेंगू के, तो उसमें बॉडी पेन होना ज़रूरी है? क्योंकि कई बार एक नॉर्मल फीवर भी होता है जिसमें कुछ लोगों की हालत ऐसी ही हो जाती है, लेथार्जिक हो जाते हैं काफ़ी, तो यहाँ टेस्ट कराना ज़रूरी है जिससे पता चले कि वाकई डेंगू है, या फिर कोई ऐसा सिम्टम के जो मेक श्योर कर दे जिससे आपको भी घर बैठे मरीज को और पता इसके चल साथ जाए? मैं भी कुछ ऐड करूंगी कि लोग अमूमन पहले 5-10 दिन अगर बुखार होता है हमारे यहाँ, तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो टेस्ट की तरफ नहीं जाते। तो ऐसा कौन सा मेन सिम्टम है जिससे उनको, और इतने दिन से ज़्यादा अगर बुखार बढ़ रहा है और इतने दिन में और इतनी उसकी मिकदार है, यानी वो अगर हम उसका टेम्परेचर देखें तो 1 और 2, 1 और 3, आप क्या समझते हैं कि खतरे की जो घंटी है वो कब बजती है? देखिए जी, जैसे आजकल डेंगू का सीज़न है, तो आजकल तो आपको बिल्कुल चांस नहीं लेना चाहिए। अगर आपको फीवर हुआ है और आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस है और जिस्म टूट रहा है आपका, तो आप CBC कराएं और फिर उसका जो भी रिज़ल्ट आता है अपने जनरल फिजिशियन या कंसल्टेंट से मशवरा करें। वो आगे आपके सिम्टम्स को देखते हुए आपके बाकी टेस्ट एडवाइस कर सकते। तो यू शुड गो स्टेप बाय स्टेप। दिस इज़ हाउ, स्पेशली आजकल का जो सीज़न है, तो आई थिंक वी शुड नॉट टेक एनी चांस। सीजन पे भी डिपेंड करता है ना, अब फैला हुआ है डेंगू, सो क्योंकि दिसंबर तक वैसे ही जी दिसंबर तक वैसे ही वो एक हाई रिस्क है। तो स्पेशली आजकल के दौर में मैं कहूँगा कि इस सीज़न में आप ज़रूर, आपको फीवर होता है और आपको थोड़े भी सिम्टम्स हैं वीकनेस के, लेथार्जी के, गो फॉर CBC एंड गो फॉर द जो सीजन चल रही थी, चांस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जैसे कोई सिम्टम आए फौरी तौर पर आप टेस्ट करवाएं और डॉक्टर से रब्ता करें। ज़ैनब साहिबा, आप ये बताइएगा कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को डेंगू हो गया, अब उसके बाद कौन से ग़िज़ाएं खाएं, ऐसे कौन सा फूड है जो अपने पहले ही अपनी डाइट में शामिल कर लें? जब हम डेंगू की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लेथार्जिसिटी भी हो रही है और उसके साथ साथ हम बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे होते हैं। क्योंकि जैसे ही बुखार होता है, ऑफ कोर्स हम मेडिसिन भी ले रहे हैं,
डाइट ऑलरेडी बड़ी कम हो जाती है, तो खाना पीना बहुत हद तक कम हो जाता है। सबसे पहले तो अपने पानी के लेवल्स को जो है वो मेंटेन करें, और उसके साथ साथ वेजिटेबल्स जूसेस को ऐड किया जा सकता है, फ्रूट जूसेस को ऐड किया जा सकता है, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा जो शुगरी मटेरियल्स हैं, जो शुगरी फूड्स हैं, ऑयली फूड्स हैं, फ्राइड फूड्स हैं, उनको खाना बहुत हद तक अवॉइड करें। ना सिर्फ अपने बुखार में, जब आप रिकवरी फेज में भी हों तब भी, फॉर एग्जांपल आपको आज फीवर फील हुआ है, तो कम से कम अगले 10 से 15 दिन अपने फास्ट फूड को, फ्राइड फूड्स को, ऑयली फूड्स को अवॉइड करें, ताकि आप रिकवर जल्दी कर सके। और उसके साथ साथ अपने जो बेवरेजेस होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जी हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उनको भी ज़रा अवॉइड करें। और उसके साथ साथ हमारी चाय, कॉफ़ी, अच्छा, इनको चाय भी, चाय कॉफ़ी को कम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑलरेडी हम डिहाइड्रेटेड हैं। अगर हम चाय कॉफ़ी और लेंगे तो हम और ज़्यादा डिहाइड्रेशन की तरफ जाएंगे, एक्सेसिव यूरिनेशन आएगी, आपकी बॉडी में ऑलरेडी इतनी पेन है कि आप हिलना जुलना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। पपीते का बड़ा ट्रेंड एक आ जाता है इसमें, ये कितना जरूरी है? पपीते का जो ट्रेंड आता है वो 2-3 तरह से आता है। एक तो आता है कि पपीते के जो पत्ते हैं आप उनको उबाल के उसका जो है वो कहवा टाइप बना के पी लें। नंबर 2 आता है पपीते को ग्राइंड करके उसका जूस पी लिया जाए। नंबर 3 पपीते को एज इट इज इस्तेमाल किया जाए। तीनों ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वर्क करते हैं। पपीते एक, अच्छा पपीता एक सिर्फ वही बात है जो फेमस हो गई है चीज, बेसिक विटामिन सी जरूरी है आपकी बॉडी में, जो आपकी इम्यूनिटी को, आपके इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करता है। विटामिन सी आप किसी भी चीज से ले लें, आप लीमू से ले लें। लीमू को हम इसलिए भी अवॉइड कराते हैं क्योंकि मोस्टली लोगों में वो गला खराब कर रहा होता है। अगर आपका गला खराब नहीं करता तो आप लीमू की तरफ भी जा सकते हैं। पपीते का टेस्ट बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता। अगर किसी को हो जाता है फॉर एग्जांपल डेंगू, तो इससे बचने के लिए ऐसी कौन सी चीजें, प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो गए, तो उनको मतवाजन रखने के लिए, बैलेंस करने के लिए कौन सा ऐसा फूड है, कौन सी ऐसी चीज है जो हम ऐड कर सकते हैं जो कि उस वक्त मरीज खा सकता है? अच्छा, एक चीज़ ये कि मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, जब भी हम देखते हैं ना कि कोई बीमार है, हम सबसे पहले ना उसको रेड मीट देना शुरू कर देते हैं। लेकिन डेंगू उन यखनी एग्जैक्टली उन बीमारियों में से जिसमें रेड मीट बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहिए। आप वाइट मीट्स की तरफ रहें, चाहे वो फिश है, चिकन है, उन दोनों में रहें। लीन मीट्स आपके, यानी जिन जगहों पे कम फैट होता है, उस बॉडी का जो आप एनिमल का ले रहे हो, उसको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपकी बॉडी जो है वो सस्टेन कर सके उस चीज़ को। नंबर 2, हर चीज़ जो पेशेंट छोड़ देते हैं वो एक अलामात जो है वो ज़्यादा स्वेयर होनी शुरू हो जाती है। आप उनको सॉफ्ट डाइट्स दे सकते हैं। सॉफ्ट डाइट्स में आप उनको सूप दे सकते हैं, लेकिन दाल का सूप दे दें, चिकन का सूप दे दें, वेजिटेबल्स का सूप दे दें, ताकि एटलीस्ट उनकी बॉडी में जो एक एनर्जी है वो मेंटेन रहे। वेजिटेबल विद चिकन दे सकते हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल दे सकते हैं। उसके साथ ORS जो है वो आप उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि डिहाइड्रेशन जो है आप उसकी तरफ ना जाए। ज़ैनब साहब, आपने फूड की बात की, डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब, कोई इफेक्टिव मेडिकेशन है, कोई मार्केट में अवेलेबल है, कोई दवाइयाँ ऐसी जो स्वेयर सिम्टम्स को भी डील करें? लेकिन डेंगू की जब आपको अगर पॉजिटिव आ गया है तो इसमें सबसे पहले तो आपने 2 गोली पैनाडोल जो है वो आपने सुबह दोपहर शाम स्टार्ट कर दें खानी है जी, अपने डॉक्टर के मशवरे से, और ये एक स्टैंडर्ड है कि आप इसको स्टार्ट कर दें। आपको डायरेक्ट कोई एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जैसे डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि आपने अपने फ्लूइड इनटेक को जो है वो इम्प्रूव करना है। जैसे इन्होंने कहा कि एटलीस्ट 10 से 12 ग्लास जो है वो आप पानी पिएँ और अपना फ्लूइड ORS का इस्तेमाल करें, फ्रेश फ्रूट जूसेस, वो डॉक्टर साहिबा बेहतर बता सकते हैं। नाउ एक्टिव इंटरवेंशन की जब आप बात करते हो ना डेंगू की, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू से दैट डेंगू इज़ 95% सेल्फ क्योरेबल। सिर्फ 5% ऑफ द पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्हें किसी एक्टिव इंटरवेंशन की या क्लिनिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और वो उससे रिकवर होंगे। डेंगू में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि डेंगू की कॉम्प्लिकेशन, जिसको आप डेंगू लीक सिंड्रोम या डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं, दिस इज समथिंग कि जो एक सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं और जिससे डेथ हो सकती है। यूजुअली फ्रॉम डे 6 टू डे 8 फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फीवर ये कॉम्प्लिकेशंस अराइज होती हैं। बहुत 1% ऑफ द पेशेंट्स में होती हैं, लेकिन स्टार्ट होना शुरू होती हैं फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। आफ्टर 48 आवर्स ये रिवर्ट बैक हो जाती हैं कॉम्प्लिकेशन। लेकिन इन कॉम्प्लिकेशंस में होता क्या है कि आपकी ब्लड वेसल्स में, जिनको आप खून की शरियानें कहते हैं, उनमें जो फ्लूइड होता है वो ऊज आउट कर जाता है और आपकी बॉडी कैविटी, जिसको हम मेडिकल टर्म में पेरिकार्डियल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी या प्लूरल कैविटी कहते हैं, उसमें ऊज आउट हो जाता है। तो आपकी बॉडी के अंदर जो कि फ्लूइड बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है।
तो इस केस में जो पेशेंट सिम्टम्स फील करता है वो उसका ब्लड प्रेशर फॉल होना शुरू हो जाता है, डाउन हो जाता जी, ब्लड प्रेशर डाउन आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाता है और उसका हार्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। ओके तो पेशेंट को अगर डेंगू पॉजिटिव आया है, उसके प्लेटलेट्स कम हैं, गिर रहे हैं और वो ये फील करता है कि मेरा बीपी फॉल कर रहा है, नाउ दिस इज अ रेड फ्लैग। ओके दिस इज समथिंग दैट नाउ यू शुड टेक इट वेरी सीरियसली। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और एडवाइजेबल ये है कि अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं, बेशक अभी कहीं ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हुई, ब्लीडिंग में ये होता है कि आपके स्किन पे पैचेस शुरू हो जाते हैं, आपके नाक, कान, गला, पेशाब या पखाने से ब्लड आना शुरू हो जाता है। बेशक ये सिम्टम्स नहीं हैं, लेकिन आपका ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा है तो आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं। हॉस्पिटल में आपके फ्लूइड लेवल को मॉनिटर करते हैं और इन केस वो ज़्यादा डिस्टर्ब होता है तो आईवी फ्लूइड मैनेजमेंट कर सकते हैं आप हॉस्पिटल में ठीक रहते हैं। है ये बात भी ज़रूरी है कि आफ्टर 48 आवर्स वो जो फ्लूइड ऊज आउट हुआ होता है वो वापस, लेकिन डॉक्टर साहब उसको अगर balance कुछ लोग करना। ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं या ऑलरेडी वो किसी और बीमारी में भी मुब्तला हैं और जिसमें फॉर एग्जांपल उनको लिक्विड अलाउ नहीं है, कुछ इस तरह की डिजीज़ होती हैं जिसमें वो ज़्यादा फ्लूइड यूज़ नहीं कर सकते, उस सिचुएशन में अगर ये डेंगू हो जाता है और ये सिचुएशन इस तरह की हो जाती है तो वो कितना क्रिटिकल हो जाता देखिए है? मैंने इसलिए टर्म यूज़ की थी कि हॉस्पिटलाइज हो जाए और उनकी आईवी फ्लूइड मैनेजमेंट हो। सही। फ्लूइड ओवरलोड में भी जी ना बुजुर्गों ने जिनको हार्ट का इशू है वो एकदम आईवी देंगे, वो फ्लूइड ओवरलोड में चले जाएंगे। और मैंने एक और बात की है कि आफ्टर 48 आवर्स फ्लूइड ऊज इन दोबारा कर जाता है, अच्छा आप- एहतियात अच्छा वो डॉक्टर- रिकवर हो जाता है। रिकवर हो जाता है और आपने सही। ऑलरेडी फ्लूइड दिया हुआ है सही सही सही। और फ्लूइड दोबारा आ गया तो फ्लूइड ओवरलोड में चला ठीक गया। है डॉक्टर साहब, फॉर एग्जांपल अगर किसी को नहीं हुआ तो क्या ऐसी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि अभी दिसंबर तक तो खतरा है जी हाँ, डेंगू जी। का। देखिए जी, डेंगू की वैक्सीन एक प्रोटोटाइप आई थी कुछ साल पहले बट दैट वाज नॉट सक्सेसफुल। सो Okay. डेंगू की अभी वैक्सीन तो कोई नहीं है। अगर आप एहतियात की बात करते हैं तो बड़े बेसिक है कि आपने मॉस्किटो बाइट से बचना। एडीज एजिप्टी इसकी मॉस्किटो की टाइप है और आपने उससे बचना है। वेरी कॉमन प्रिकॉशंस, यूज नेट्स, मॉस्पिल लें आप। नेट्स भी यूज कर सकते जी मैं हैं, स्प्रे भी यूज कर सकते जी वटेवर, आपने मॉस्किटो से बचना है। और ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि सिर्फ सुबह के वक्त या शाम के वक्त होता है। हाँ, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है उस वक्त आप ग्रासी एरिया वहाँ ना जाएं। हैं। और ये भी कहा लेकिन जाता है कि अगर पानी खड़ा है तो वो वाली जगह पे ज्यादा होगा। जी वहाँ यही है कि वो तालाब जो वगैरह। मॉस्किटो है वो ज़्यादा अकोमुलेट होगा वहाँ, तो आपने मच्छर से बचना है। जी। और घर में अगर किसी को हो गया है तो आप मेक श्योर कि वो मॉस्किटो नेट जो है वो यूज़ करें। दीज आर द बेसिक प्रिकॉशंस। प्लस जैसे ही आपको लगता है सिम्टम्स हैं, अपना टेस्ट कराएं और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ज़ैनब साहब आप ये बताइएगा कि जनरली इम्यूनिटी बेहतर रखने के लिए कौन सी डाइट्स को हमें डेली बेसिस पे अपने ऐड कर लेना चाहिए अपने पूरे साइकिल के अंदर, और स्पेशली जो बुजुर्ग लोग हैं जो ज़्यादा जिनको हो सकते हैं डेंगू के? आपको कोई डिजीज है या नहीं है, आपको सभी फूड ग्रुप्स जो हैं उनको डेली बेसिस पे रिकवर जो अपनी बॉडी में है उसको डालना चाहिए और बॉडी उसको देख के जो है वो खुद ही से खुद को रिकवर कर लेती है। आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये जो कॉन्सेप्ट चलता है हमारे पास कि आपने वेट लॉस करना है, ये फूड ग्रुप्स छोड़ दें, ये बिल्कुल अवॉइड करना खाना ही शुरू छोड़ कर दें। दें। एग्जैक्टली जब आप चीज़ों को अवॉइड करना शुरू करते हैं आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत कम हो चुकी होती है। Yes. आपको डिजीजेस जो हैं वो अटैक करना बहुत आसानी से शुरू हो जाती हैं। लेकिन उसके साथ ही हम देखते हैं कि ओल्ड एज लोग जो हैं आजकल, तो हम क्या ही बात कर सकते हैं, मैं तो देखती हूँ मेरे पास 70-75 एज में भी लोग आ रहे होते हैं। हम वेट लॉस करने को तैयार हैं, जितनी मर्जी एक्सरसाइज, जितनी मर्जी डाइटिंग जो है वो आप हमें करा लें, बस वजन कम होना चाहिए डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप हेल्दी कितना रह रहे हैं। अब अगर डेंगू की हम बात कर रहे हैं और इम्यूनिटी की बात करें, सबसे पहले जो बेसिक कावे हैं वो हम अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे दालचीनी का कावा हम ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर हम ऑलरेडी तैयार कर चुके हों अपनी एंटीबॉडीज को। और उसको दूसरी चीज़ ग्रीन टी। हल्दी का, एग्जैक्टली ग्रीन टी का इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी फॉर्म में। हल्दी का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो वो एंटीसेप्टिक भी होती है, एंटीवायरल भी होती है, एंटीबैक्टीरियल भी होती है, तो वो आपको बहुत सारी बीमारियों से ऑलरेडी क्योर कर रही होती है। उसके साथ साथ आप अगर कोकोनट वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक तो इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, दूसरा आपके डिहाइड्रेशन के जो लेवल्स हैं उनको बहुत अच्छा मेंटेन करता है। अब जैसे थोड़ा सा मौसम हमारे पास बेहतर होना शुरू हुआ है तो मैंने बहुत सारे लोगों में ये नोटिस किया है, पानी पीने के लेवल्स बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, ऑलरेडी कम हो चुके हैं, अभी सर्दी आई नहीं है। अब इसके रीजंस ये होना शुरू हम देखते हैं, आना शुरू हो जाते हैं कि आपने फ्लूइड इनटेक अपना कम कर लिए,
बॉडी को तो पानी चाहिए अपने काम करने के लिए। अगर आप बॉडी को पानी नहीं देंगे तो वो ऑफ कोर्स आपको ही तंग करेगी। एक हेल्दी वाटर इनटेक कितना होता है एक दिन के अंदर, कितना पानी पीना पीना चाहिए? चाहिए 8 ग्लास। तकरीबन 8, 12, 15 ग्लास तक डिपेंडिंग ऑन आपकी बॉडी की बट क्या अगर मौसम जरूरत ठंडा है। आ रहा है तो थोड़ा कम हो जाता है पानी की जो तलब। लेकिन आप ये देखिए, आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, मैं आपको रिकमेंड करूं आप 8 ग्लास पानी पी लो, वो आपके लिए बहुत कम हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर आप फिजिकली एक्टिव हो, आपको जो पसीना है वो ज्यादा आता है, आपकी लाइफस्टाइल जो है अब वो घर में काम different कर है, रहे हैं बेशक। एग्जैक्टली आपके वो बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल में हो जहाँ सारा दिन आपने एसी में बैठना है, एक कंप्यूटर के आगे बैठना है, तो आपके लिए 8 ग्लास पानी बिल्कुल बहुत है। लेकिन अगर आप कहें आप पानी में चाय, कॉफी, इन चीजों को भी गिने तो वो बिल्कुल गलत है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये लोग ना वेट लॉस के लिए मुझे भी अक्सर ये रिकमेंड करते थे कि आप डिटॉक्स वाटर पिएं। तो मेरे किसी जानने वाले ने पिया, उसको तो सूट नहीं किया और वो तो हॉस्पिटलाइज हो गई। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी, जो खवातीन हमें देख रही हैं उनके लिए? डिटॉक्स वाटर सबसे पहले आपने बनाया किस चीज़ का है, कितनी देर आपने उसको रखा है और आपने उसको किस तरह से बॉडी में इनकॉर्पोरेट किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। डिटॉक्स वाटर अगर आपने सिंपल लिया है, एक लीमू लिया है, अदरक लिया है और आपने क्यूकम्बर ले लिया है और पानी में रखा है, आपने उसको मैक्सिमम पूरे दिन में 2 से 3 ग्लास पिए तो वो आपको हार्म नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ये कहो कि आप सारे जितने डिटॉक्स के आप देख रहे होते हैं, जैसे आपने पुदीना, धनिया, अदरक, हर चीज़ इकट्ठी करके डाल दी और आपने उसको पूरा दिन सिर्फ उसी को ही पी रहे हैं, पानी का It's इंटेक wrong. बिल्कुल नहीं आ रहा, तो ऑफ कोर्स गलत है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको जानने पाऊंगी मैं, डेंगू की बात हो रही है, वायरसेस की हम बात कर रहे हैं, तो अशोभ चश्म जो आंखों का वायरस है काफ़ी फैला हुआ है पूरे मुल्क में, काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। अभी जो ज़ाहिरा वायरस तो बाकी है, उससे बचाव के लिए किन एहतियाती तदाबीर को हमें रखना चाहिए अपनी ज़िंदगी में और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हम उससे महफूज रहें? आशोब चश्म के लिए ज़रूरी है कि आप अपने बेसिक, क्योंकि ये कॉर्पोरेट ऑफिसेज में फैलता है, सबसे जी। पहले तो कॉर्पोरेट्स की जिम्मेदारी है कि अगर वहाँ किसी एक मेंबर को हो चुका है तो वो उसको सिक लीव दे दें कि वो इंटरेक्ट ना करे। दीज आर द बेसिक प्रिकॉशंस, इसमें कोई देयर इज़ नो रॉकेट साइंस इन इट। तो जो HR है उसकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये क्लोज एंड कन्फाइंड स्पेसेस में फैलता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि जब तक सिम्टम्स सबसाइड नहीं होते वो अपने वर्क फ्रॉम होम करें। सेकेंडली ये है कि आप बार बार अपनी आँख को धोएं, आपको लगता है टैप वाटर से, क्लीन वाटर से, और आप डिसइंफेक्टेंट यूज़ करें। आपकी ये बात बड़ी अच्छी लगी है जो आपने कहा है ना कि छुट्टी दें। जी, तो हमारे ऑफिस में भी बहुत से लोगों को हुआ था, उनको भी हमने सिक लीव दी थी और हम कह रहे थे, मैं अजीम से कह रही थी, अजीम अगर अल्लाह ना करे आपको या मुझे हो गया फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें भी छुट्टी करनी पड़ेगी। या वर्क फ्रॉम होम कर लेना। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर साहब, हमने देखा कि जो लोग जिनको ये वायरस है या शुगर चश्म का, उन्होंने ग्लासेस लगाए होते हैं, हाँ, तो क्या वो एक sunglasses, रेमेडी है? और ये देखें- कंटेजियस किस तरह से है? देखने से भी हो जाता है? नहीं, देखें, है तो वो वायरस वो कांटेक्ट से ही फैलेगा। तो आई विल जस्ट एम्फसाइज कि ऐनक लगाने उतारने से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये आइस की तकलीफ जी, को जैसे बचाने आप के लिए। कोविड में कहते हैं ना कि जो जिसको हो चुका है वो आइसोलेट हो जाए, दिस इज़ द बेसिक फार्मूला, वो यहाँ भी अप्लाई होगा। HR को चाहिए कॉर्पोरेट में घर में किसी को हो गया वो कन्फाइन हो जाए, कॉर्पोरेट में किसी को हो गया, यूजली कॉर्पोरेट्स में फैलता है जहाँ फ्लोर्स होते हैं और जहाँ बिल्कुल। एक को होता है तो पूरे डिपार्टमेंट को हो जाता है। सो दैट्स व्हाट क्लोज एनवायरनमेंट में यस, साथ-साथ क्लोज लोग बैठे हुए हैं। एनवायरनमेंट में। हाथ से इन्फेक्शन आई जी, से। वो हाथ से भी हो सकती है, टच से भी हो सकता है, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अपना जो कांटेक्ट है ना उसको लिमिट। जैसे अजीम ने बोला कि हम अक्सर हम सुनते आ रहे हैं, आपने भी सुना होगा कि लाइक जिसको इन्फेक्शन हो चुका है उसकी आंखें लाल हो गई हैं, तो कहते हैं उसकी आंखों में ना देखो, आंखों में ना देखो। आंखों में नहीं, देखोगे ऐसे- तो आपको भी हो जाएगा। नहीं, देखिए इज इट ट्रू और मिथ? अच्छा, लेकिन मेरा मानना ये है, जब आप सोच लेते हैं ना कि ये हो तो वो हो जाता जाता है। है। अच्छा, मैं और अजीम यही फॉलो कर रहे हैं। जब हमें कोई कहता है आपकी आंखें लाल हो गई, हमारे प्रोड्यूसर अक्सर हमें तंग करते हैं कि तुम्हारी आंखें लाल हो रही है, तो हम आगे से कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं अजीम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 2-4 दिन से अपनी आंखें देखे आ रहे हैं कि ज्यादा लाल तो नहीं होगी। वो कहते हैं ना, एक फॉर्मूला भी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बीमार होते हैं और वो हॉस्पिटल जाते हैं। मैंने खुद कुछ लोगों को देखा है, मैं भी उनमें से कहीं ना कहीं उनमें शामिल उनमें हूँ शामिल रही। कि हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से मिलकर बगैर दवा खाए ठीक हो जाते हैं। नहीं, उसको प्लेसेबो इफेक्ट कहते हैं, इट Exactly. एक्चुअली वर्क्स। Yeah. आई मीन प्लेसेबो इफेक्ट यही होता है कि इफ़ यू थिंक, जैसे आप मल्टीविटामिन्स भी लेते हैं या वो, तो आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आपके एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं ब्रेन में। एंडोर्फिन्स मेक यू फील बेटर, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, आप ओवरऑल आप में रेजिस्टेंस आ जाता है, तो एक्चुअली इट वर्क्स। यानी बीमारी से लड़ने के लिए आप हिम्मत अगर दिखाएंगे तो जल्दी अगर आप आपको उस सेहतयाब होंगे। डॉक्टर से मिल के इफ़ यू हैव अ सेंस ऑफ वेल बीइंग,
then you will get better definitely. This डॉक्टर works. साहब, डेंगू से मुतल्लिक एक और मिथ भी है कि जी जिनको एक दफ़ा हो जाता है उनको दोबारा नहीं होता, और दूसरा ये खुदा ना खास्ता अगर दोबारा हो जाए तो वो ज़्यादा रिस्की है। जी हाँ, ये एक टोटल मिथ है कि जिसको एक दफ़ा हो जाए उसको दोबारा नहीं होता। उसकी वजह ये है कि जिसको दोबारा होता है वो बहुत सीरियस होता है, जिसको आप कहते हैं डेंगी लीक सिंड्रोम, जो आगे जाके डेंगी शॉक सिंड्रोम में चला जाता है। क्योंकि जिन लोगों को पहले हुआ होता है उनमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बन चुकी होती हैं, Okay. लेकिन वो एंटीबॉडीज़ इतने सीवियरली रिएक्ट करती हैं विद डेंगी वायरस कि बॉडी उसके रिएक्शन में डेंगी लीक सिंड्रोम की तरफ चली जाती है, जो मैंने कहा था कि फ्लूइड ऊज आउट कर जाता है आपके उसमें। तो इट इज़ वेरी डेंजरस कि आपको अगर दोबारा हो रहा है तो आपको ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप यू आर जस्ट रिलैक्स कि नहीं तो मेरी डॉक्टर तो साहब, अगर खुदा ना खास्ता किसी को दूसरी दफ़ा हो गया है तो फौरी तौर पर उनको हॉस्पिटल जाना चाहिए, उनको वेट करना चाहिए कुछ? देखिए जी, डेंगी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका प्लेटलेट फैक्टर है। और मैंने देखा है कि लोग पैनिक में चले जाते हैं कि मेगा यूनिट्स लगवाने। मेगा यूनिट्स आते भी बड़े महंगे हैं, फिर डोनर्स इकट्ठे करने और उसमें से वो प्लेटलेट्स एक्सट्रैक्ट करना। अगर इवन आपकी प्लेटलेट काउंट 50,000 से कम है और आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, लाइक मैंने आपको बताया था आपकी स्किन पे कोई रेड रैशेस स्पॉट्स नहीं है, ब्लड नहीं आ रहा गले से, मुंह से, कान से, पेशाब या पखाने से, तो आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई प्लेटलेट्स लगवाने की या अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर इफ़ द प्लेटलेट लेवल फॉल्स बिलो 10,000 तो फिर एडवाइजेबल है कि आप प्लेटलेट मेगा यूनिट्स की तरफ जाएं और हॉस्पिटलाइज हों। और इससे बेहतर ये है कि आप एहतियाती तदाबीर पहले से इस्तेमाल करें, आप अपना ख्याल रखें। आपका हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपका ख्याल रखें और आप तक ये तमाम जो चीज़ें हैं वो पहुँचाएँ। किस तरह से डेंगू से बचा जा सकता है, ये भी कहा जाता है कि पानी खड़ा मत रहने दें। अगर आप शॉवर लेते हैं तो उसको अच्छे से वाइप करें, वाइपर करें। और अजीम, इसके अलावा कि अपने घर में इसके स्प्रे अलावा करवाएं। डॉक्टर जैनब ने जैसे बताया कि अपनी खुराक मुतवाज़न और सेहतमंद ग़ज़ा खाने से ये होगा कि आपकी इम्यूनिटी बेहतर रहेगी। तो पहले तो एहतियात करें, लेकिन खुदा ना खास्ता हो जाए तो फिर दूसरी एहतियाती बर वक्त तदाबीर अपनाएं। डॉक्टर के पास डॉक्टर असफर मलिक साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला सुनो पाकिस्तान के लिए। ज़ैनब गोंदल साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और इन तमाम तर चीज़ों पर अमल करने की कोशिश करेंगे हम भी और हमारे देखने वाले भी। तो अभी आपने कहीं नहीं जाना जी, प्रोग्राम जारी है, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। और अब आपको बताते हैं नाजरीन कि इस वक्त सियासत गैर यकीनी का शिकार है और सियासत के हवाले से अक्टूबर को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां जारी हैं, जबकि चेयरमैन पीटीआई की कानून और सियासी जो मुश्किलात हैं वो बढ़ रही हैं। एहतसाब का अमल शुरू हो चुका है, मगर सूरत हाल हर लम्हा हर पल बदल रही है और हर शख्स जानना चाहता है कि सियासी सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करने जा रही है और मुल्क में कल क्या होने वाला है। वैसे गैब कर्म तो अल्लाह ताला की जाती जानती है, मगर कुछ छलूम ऐसे हैं जिनकी मदद से ये पेश गोई का इम्कान जाहिर किया जा सकता है कि कल क्या हो सकता है और अक्टूबर सियासी तौर पर कितना हंगामा खेज हो सकता है, किसके सितारे गर्दिश में रहेंगे, किसको रिलीफ मिलेगा। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जी माहिर इल्म नजूम दाऊद अहमद साहब। दाऊद साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। क्या हाल है आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बड़ा इस बात पे हूँ कि वाकईतन ही हर बंदा जो है इस वक्त परेशान है कि मुल्क में ना सिर्फ सियासी एक इंतशार है, बल्कि हर बंदा परेशान है इस बात को लेकर के हमारा बनेगा क्या। दाऊद साहब, आपको इसलिए बुलाया कि हमारा बनेगा क्या हमें पहले बताएं आप, हम अपना भी जानेंगे कि हमारा क्या बनेगा। लेकिन अभी बात करेंगे मुल्की सियासत की। अक्टूबर को बड़ा अहम करार दिया जा रहा है मुल्की सियासत के हवाले से, क्या हलचल होने जा रही है, अफरा तफरी क्या होने जा रही है, बताएं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ भी डिफाइन करूँ, ना सिर्फ अक्टूबर बल्कि अगर मैं इल्म नजूम से देखूँ तो 2024 का जो वक्त है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम तरीन है। अब इस तरह देखें कि जब हम पाकिस्तान का इल्मुल अदा से अदद देखते हैं तो 8 का अदद निकलता है। अच्छा, 8 का अदद एक इनकलाबी तब्दीलियों और बहुत सी चेंजिंग का है। इसमें इंतशार होता है या तख्त या तख्ता। और कमाल बात यह है कि हम जो जा रहे हैं वो हम 2024 में जा रहे हैं। और जो अक्टूबर का महीना है, 8 का अदद चेंजिंग है, तब्दीली है। और आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखिएगा, जब भी 8 का अदद आएगा, 8 को देखिएगा, 8 तारीख हो गई, 17 तारीख हो गई और 26 डेट जो होगी, इन डेट्स में पाकिस्तान में हमेशा हंगामी तब्दीलियां ही नजर आती हैं और आएंगी भी। और अक्टूबर के महीने की अगर मैं सियासत की बात करूं तो सियासत का जो इस वक्त समुंदर है, इस वक्त जो हम परेशान हैं, ये अभी मजीद जो है टेंशन क्रिएट होगी। अगर आप ये कहें
कि बड़ा पुरसकून माहौल नजर आएगा, मैं नहीं समझता पुरसकून माहौल नजर आएगा। यानी आप ये इशारा दे रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो 4 साल नवाज बाद शरीफ मतलब साहब वापस आ रहे हैं। आएंगे, ये जो बात हो रही है कि शायद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल में वापस जाएंगे। नहीं आएंगे, वो जरूर आएंगे। आने के बाद उनको कुछ दिन के लिए जेल की हवाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ठीक आपका है इस वक्त इल्म जफर ये कह रहा है जी। कि जेल जा सकते हैं। हाँ, मैं अगर मेरे पास क्योंकि टैरो कार्ड है, मैं नवाज शरीफ साहब की करंट एनर्जी देखूंगा और आने के बाद जो एनर्जी है उसको भी हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि अभी बात हम नवाज शरीफ साहब के ऊपर कर रहे हैं, फिर हम खान साहब के ऊपर भी करेंगे और फिर मजबूरी जो सूरत हाल है पाकिस्तान की उसको हम लेकर चलेंगे, क्योंकि जाहिर बात है ये जो प्रॉब्लम है ये हर इंसान के, हम सब की प्रॉब्लम है और हम इस एनर्जी को देखने की भरपूर कोशिश करते हैं टैरो कार्ड की एनर्जी से। हम जो शोबे यूज कर रहे हैं इसमें हम इल्म नजूम, इल्मुल अदाद और टैरो कार्ड की तीनों की एनर्जी को कंबाइन करके जो है, जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि 2024 जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक और खास बात, यहाँ पे जो बड़ी तब्दीली आएगी वो कानून के ऊपर होगी और ये जस्टिस फाइज ईसा की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो उनके लिए 3 माह बहुत अहम है और इन 3 माह के ऊपर आपको जुडिशरी का सारा पहलू की बात कर रहे हैं जी, ये अभी से 3 माह बहुत अहम है। और ये मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि ये धमाका इकट्ठा करेंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीजों को, तमाम अदारों को पंजे में, शिकंजे में लेने की कोशिश होगी और ये इसी तरह स्लो पॉइजन समझ लें आप। और कोई भी सियासी लीडर अगर आप ये समझें कि आजाद फैसले कर पाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब भी आपको कभी फैसले करने पड़ेंगे आपको पता होगा कि आपके ऊपर एक तलवार लटकी हुई है। साहब वैसे ये आपकी अपनी सियासी एक राय है या ये मैं इल्म नजूम की बात कर रहा हूँ, ये प्रिडिक्शंस हैं और इस प्रिडिक्शंस के ऊपर बात होगी आपको कि अगर आप ये कहो कि कोई सियासी लीडर खुल के खेले तो ये काम नहीं हो सकता। नवाज शरीफ साहब के बारे में तो देखते हैं जनाब, सबसे पहले नवाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान की फिजाओं में तशरीफ लाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और मरियम नवाज जो मोटरसाइकिलें भी देने की पूरी कोशिश कर रही है कि हम शायद बाइक दे के ही अवाम को इकट्ठा कर लें, मगर कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है और इल्म नजूम और सितारे क्या कहते हैं नवाज शरीफ साहब के। तो सबसे पहले बात करते हैं जनाब नवाज शरीफ साहब की कि नवाज शरीफ साहब की मौजूदा करंट एनर्जी क्या नजर आती है। इस वक्त बेशक वो लंदन की फिजाओं में बैठे हुए हैं, तो नवाज शरीफ साहब की मौजूदा करंट एनर्जी क्या नजर आती है। 3 कार्ड की एनर्जी से मैं बात करने जा रहा हूँ। तो डील पक्की हुई है नवाज शरीफ साहब की और यहाँ पे नवाज शरीफ साहब ऐसे नहीं आ रहे। अच्छा, डील करके आ रहे हैं। तो डील ये कार्ड ही डील का है, बात एनर्जी बता रही है, ये एनर्जी बता रही है। हाँ, डील हो रही है कार्ड में। तो यहाँ पे बात ये है कि और वो नवाज शरीफ साहब अगर आप ये कहते हैं कि डर गए हैं या नहीं आएंगे और जेल की फजाएं लेंगे, तो मैं नहीं समझता, क्योंकि यहाँ पे उनको ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है। और आपको ये देखें नाजरीन, आप देख रहे हैं और यहाँ पे उनको जब तक कुछ क्लैरिटी थी, कुछ बातें थी, कुछ बयानियां नवाज शरीफ साहब से गलती से, जो आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब का भी 8 का आदत बनता है और नवाज शरीफ साहब के मुंह से कुछ गलत बयानियां निकल जाता है तो फिर बाद में फंस जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो कह रहा था, मेरी जुबान जो है वो लड़खड़ा गई, फिसल गई, और मेरे दिल में तो ऐसा कुछ नहीं होता, बस मैं अपनी जुबान के मुंह से जरा फंस जाता हूँ। तो ये यहाँ पे कार्ड जो है वो क्लैरिटी मिल गई है नवाज शरीफ साहब को आने की। ये हम नहीं कह रहे, ये आपकी एनर्जी कह रही है। आपके कार्ड्स बोल रहे हैं, आप देख रही हैं, कार्ड्स बोल रहे हैं। और प्लस ये कि यहाँ पे आप देखें तो नवाज शरीफ साहब बाहर की फजाओं में बैठे हुए नजर आते हैं और एक फैसला कर रहे हैं कि जी अब मैंने आना है, चाहे मुझे जेल हो चाहे मुझे जो भी हो। और ये फैसला पक्का है, ये पक्का फैसला है और ये आपको जल्द नजर आ जाएगा। 2-4 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, मगर नवाज शरीफ साहब आना ठहरा है। अगर नवाज शरीफ साहब को नून लीग बचानी है, सियासत बचानी है, शहबाज शरीफ बचाना है। हम अपने नाज़रीन को ये भी साथ साथ बताते चले जाएं कि ये इल्म नजूम से हम लोग एक प्रेडिक्शन करते हैं, ये 100% सही तो नहीं हो गैब का इल्म अल्लाह की जात ही जानती है, लेकिन ये हम बताते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है और कार्ड की ही रीडिंग से हमारी बात होती है और हम इल्म नजूम से बात करते हैं। हमें पता है कि ये हमारा प्लेटफॉर्म जो है ये गैर सियासी है और हम किसी जमात के साथ, मैं आपकी बात को समझता हूँ, और किसी सियासी जमात से हमारा तल्लुक नहीं है और हम तो एक एनर्जी और एक इल्म के ऊपर बात करते हैं। ये प्रिडिक्शंस हैं, लेकिन वक्त आएगा तो हम दोबारा प्रोग्राम करके इन प्रिडिक्शंस के ऊपर बात कर सकते हैं। आपने हमारे जो सिचुएशन अभी बता दी है मेरे ख्याल से, तो नून लीग वाले बड़े खुश हैं। नहीं, अगर हम खान साहब की भी बात करेंगे, खान साहब की क्या एनर्जी है, खान साहब भी बाहर आएंगे, जारी बात है। ये खान साहब होंगे जी, ये इसी की तरफ जाएंगे। तो हम सबसे पहले हमने नवाज शरीफ को देखा, अब हम देखते हैं खान साहब की मौजूदा एनर्जी क्या नजर आती है और फिर आने वाला वक्त खान साहब के लिए क्या कामयाबियां लेकर आ रहा है और क्या
तहरीके, क्योंकि यहाँ पे जो इस वक्त की सिचुएशन है ये इस तरह की मुझे सिचुएशन बड़े है कि एक्साइटेड लग रहे हैं, कुछ आपकी भी- बॉडी लैंग्वेज जो है ना बड़ी नहीं, एक्साइटेड क्योंकि लगता है हमारा कि प्रोग्राम जो ही ऐसा कार्ड्स की होता है, एनर्जी है ना वो कार्ड्स की- आपने हाँ खुद जी, भी आपके अंदर भी वही है। बात है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से तल्लक रखते हैं, अगर आपको इल्म नजूम जी, रूहानियत से जी, होता जी। है, तो आपकी ये चीजें जो होती हैं क्रिएशंस और क्या किसी बात। कनेक्शन से होती हैं। अच्छा, बिल्कुल चेयरमैन ऐसे। पीटीआई के बारे में चेयरमैन बताएं पीटीआई कि क्या वो पाकिस्तान इलेक्शंस तहरीक में इंसाफ होंगे? की बात करते हैं जी। इमरान खान साहब जो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे बैठे हुए हैं और एक बहुत बड़ा तबका, नौजवान तबका जो है इमरान खान की जो है उम्मीदों की किरण बना हुआ है। तो जी, देखते जी। हैं जी इमरान खान साहब की मौजूदा टैरो कार्ड एनर्जी क्या नजर आती है। तो इमरान खान साहब की मौजूदा एनर्जी कार्ड की शक्ल में क्या नजर आती है। कार्ड मैं निकाल चुका हूँ और कमाल बात मैं ये कहने लगा हूँ कि ये ना कहिएगा नवाज शरीफ साहब को ही जो है सहूलत मिली है, खान साहब भी बाहर आ रहे हैं। और breaking यहाँ है ये पे और यहाँ पे जो मैं अगर बात करूँ तो ये पहला कप है। खान साहब को इशारा मिल चुका ये है, कब मिल गया उनको? यानी कि ये खान साहब जो चाहते हैं, खान 92 साहब में की- तो मिला था अब एक और मेरे ख्याल से। ये एक पॉजिटिव एनर्जी है खान ओह, साहब के that's लिए। good। और दूसरा ये कि इस वक्त खान साहब भी जज्बाती हुए हैं। अच्छा, और ये दूसरा जरा हम देख रहे हैं जंगजू टाइप। हाँ, ये कि उनकी एनर्जी जरा इमोशनल है। अगर आप कहते हैं कि जेल की सलाखों के पीछे बैठ के खान Obviously। साहब जो है वो डर गए हैं और खान साहब घबरा गए हैं, तो घबराए बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं। यहाँ ये कार्ड्स कहते हैं। और खान साहब जेल की सलाखों के पीछे भी अपनी पार्टी के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये अच्छा, ये आप किस करते किस तरह है? सवाल सोचते हैं उसके बाद फिर ये कोई सवाल की system एनर्जी होता है आपका? कार्ड्स में जाती है और फिर कार्ड्स बोलते हैं फिर वो कि जो जी कार्ड्स हो- आते हैं वो आपको उन पे ट्रस्ट है? उनके शहर बानो ऊपर- भी टैरो कार्ड रीडर बनना चाहती हैं वो बिल्कुल। सारा जरूर, जरूर, सीख शहर रही हैं बानो कि का ताकि मैं अपना कल देखूंगी मैं कल क्या करने जा रही हूँ प्रोग्राम में। तो यहाँ पे अगर हम सियासी एक तजिया करें तो सियासी तजिए में ये कहा जा सकता है कि दोनों को मौका दिया जाएगा, ठीक है। दोनों ही खेलेंगे। अगर चेयरमैन आप पीपल्स पार्टी की बात करनी है तो इसके बाद। जरूर बिलावल करते हैं। भुट्टो जरदारी का फ्यूचर क्या है? बनेंगे देखें जी, वो आपको पता है कि वज़ीर बिलावल आज़म? भुट्टो जरदारी का जो फ्यूचर है वो आसिफ अली जरदारी के साथ जुड़ा हुआ है। शतरंज का बादशाह और सियासत का बादशाह हाँ, जरदारी वफ़ा अहमद के बाद। तो किसी सूरत पे ये आप कह रहे हैं, कार्ड कह रहे ये हैं? कार्ड्स भी कहते हैं और हम सब भी कहते हैं कि आपको पता है कि जो एक मीडिया की लैंग्वेज है कि मुफाहमत और जरदारी जो सब पे भारी होता है, उसने अपना आप अच्छा। बनवाया, जिसने अपना वक्त भी पूरा किया है। तो कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है जनाब? तो देखते हैं आसिफ अली जरदारी साहब की मौजूदा बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल भुट्टो जी बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ चले जाते हैं। तो आप समझती हैं कि बिलावल और जरदारी आपस में अलग है? नहीं नहीं, हम ये नहीं समझते, ठीक। लेकिन सामने तो आ रहा है। चलें मतलब देख लेते हैं। basically different नजरिए सवाल सामने ये आ है कि रहे हैं। आने वाले दौर में क्या बिलावल भुट्टो जरदारी को कोई बड़ा ओहदा मिल सकता है? हाँ, क्या वज़ीर मौजूदा आज़म वक्त में पाकिस्तान देखते बन हैं जी सकते हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी की एनर्जी क्या है। मौजूदा वक्त पहले देख लेते हैं, फिर आने वाला वक्त हम तीनों का ही देखेंगे। क्योंकि- हमारा भी? नहीं, आप तो दो हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग और हाँ। तो पीटीआई। देखते हैं जी बिलावल भुट्टो जरदारी की मौजूदा एनर्जी क्या नजर आती है, टैरो कार्ड क्या कहते हैं, लैंग्वेज क्या है। बिलावल भुट्टो जरदारी की मौजूदा एनर्जी क्या नजर आती है। तो बिलावल ओके। भुट्टो जरदारी प्रेशर में है। हाँ। आप ये देखें, बात इनसे भी हुई है जरदारी साहब से भी, क्योंकि नवाज शरीफ अच्छा। का अगर कार्ड में भी मुफाहमत है तो बात इनसे भी हुई तो है। ये भी डील वाला कार्ड। मगर यहाँ पे ये है कि ये परेशान है इस कि वक्त डील मौजूदा से वो खुश पोजीशन नहीं में। है। ये कुछ बातें ऐसी थी क्योंकि एक डील का हिस्सा था कि वापस नहीं आएंगे, ये बात हिडन थी। मगर अब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। 21 को आ रहे हैं। आ रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर पड़ गया उनको, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। मगर ओके। ये है कि ये पुरुमीद है, अपनी पार्टी के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, बिला मेहनत शुबा कर रहे हैं। प्रेशर है। मगर अब जो इनके सियासी मंशूर आएंगे वो बड़े तगड़े किस्म के होंगे। अच्छा, आप देख रहे हैं ऐसा तो कार्ड्स में? जब ये सियासी जो जलसे जुलूस होंगे, अब ये अलामिये Campaigns। जो है जब ये बंदूकें कसेंगे तो इनकी सबकी आपस में क्रॉस होंगी। ओके। ये सिर्फ इलेक्शन की हद तक होगा, बाद में जोड़ तोड़ इन्होंने बैठ के ही करना है, अच्छा। ठीक है। अच्छा, और दाऊद मैं साहब कमाल सबसे- बात एक और बताऊं PDM देख रहे हैं आप आपको, फिर मैं से? आपको एक और बात बताऊं, पीडीएम नहीं, इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी का झुकाव खान साहब की तरफ है। हाँ, ये भी कार्ड्स में है ये भी कार्ड्स अभी में मैं है। कार्ड्स की एनर्जी से आपको क्योंकि हमने इसी वक्त ज़रा आप तो हम इसी पे बोल रहे हैं। कंपैटिबिलिटी यहाँ पे बड़ी अहम है। देखें जी, अगर पीपल वैसे- पार्टी की कंपैटिबिलिटी जो है दाऊद साहब, पीपल कार्ड से पार्टी की ज़्यादा और माशाल्लाह हम कार्ड की एनर्जी कार्ड से से बड़ा ज़्यादा देखते हैं एनर्जी है, ब्रेकिंग दे रही है हमें। तो अगर हम पाकिस्तान पीपल पार्टी और पीटीआई की आपस में कंपैटिबिलिटी देख लेते हैं, अच्छा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीग के नून साथ की खत्म हो और नहीं, दोनों की कंपैटिबिलिटी देखे कार्ड्स में हमारा सही है। आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो देख लेते हैं जनाब हमारे पास, ठीक। क्योंकि
पहली प्रिडिक्शन जो होती है वो मैं करता हूँ स्टार से, इल्म नजूम से। दूसरी प्रिडिक्शन मैं करता हूँ टैरो कार्ड से। यहाँ पे मैं उसको डिफाइन करता हूँ कि ये कार्ड्स ये कहते हैं, आप उस कार्ड की रीडिंग आपको भी नजर आ रही है, वो कार्ड खुद बोलते हैं, जिस तरह कहते हैं। कम है हमारे पास, आपने बिल्कुल precise जरूर करना जी, है इसको। बिल्कुल जरूर, वक्त मुझे भी पता है कम है, जाहिर बात है। ये आपका बड़ा प्रोग्राम इतना इंटरेस्टिंग सा अहम, प्रोग्राम है, हम चाह रहे हैं कि सारा कुछ हम इसमें तो cover देखते कर हैं लें। जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हाँ। तहरीक PTI इंसाफ की आपस आपस में में क्या कैसे कंपेटिबिलिटी है इस वक्त, मौजूदा एनर्जी क्या है, ठीक। क्योंकि अंदर के खातों में सिस्टम डीलें तो चल चल रही ही रहा होता है। अच्छा। ऐसे तो नहीं होता ये आप अपनी बात करें या ये अभी कार्ड्स बोलेंगे। ओके। पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपस में मौजूदा कंपेटिबिलिटी क्या नजर आती है, तो कार्ड्स क्या कहते हैं बताऊं आपको? जी जी बिल्कुल दिखाएं भी, ये देखें जरा। दिखाएं। ये कि कुछ फैसलों के ऊपर बातचीत चल रही है। अच्छा, ये कार्ड होता है राब्तों का, ये कार्ड राब्तों, कम्युनिकेशन, मैसेजेस चल रहे हैं। बार बार मैसेजेस चल रहे हैं, लेकिन एक कुछ तरफ से मैसेजेस, उस तरफ से मैसेज नहीं चल आ रहे हैं ना। तो थर्ड बात में ये है कि 3 बातों के ऊपर अभी मामले रुके हुए हैं, या यहाँ पे ये कुछ मायूसी है कुछ मामलात को लेकर जो मायूसी तय नहीं चल पा रही रहे। मैं मौजूदा पोजीशन में आपको बात करूं, Confusion। कंफ्यूजन हर जगह बनी हुई है। अभी अगर आप देखें कि पाकिस्तान पीपल पार्टी और तहरीक इंसाफ बातें तय हैं, मगर समझ नहीं लग रही करना कि ऊंट क्या किस करवट बैठेगा। और उधर से नून लीग, अब पता नहीं है कि डील कहाँ हो, डील कहाँ मौजूद है, ये नहीं अब समझ, क्योंकि ये सारा मामला हिडन हो चुका है। अब यहाँ पे जिस तरह एक तरफ से कानून की जो है कमर कसी गई है, क्योंकि इनके ऊपर घेरा तो तंग है। दाऊद साहब, वैसे इस सारी सिचुएशन को हम ज्यादा क्लियर कर दें, क्योंकि वक्त भी कम है। अगर आप ये कार्ड निकाल देना कि इलेक्शन हो रहा है या नहीं, हाँ। तो मेरे ख्याल से इलेक्शन होगा तो सारी तो सिचुएशन मैंने प्रिडिक्शन दी है, मार्च के महीने में इलेक्शन नजर आ रहा है मुझे। यानी जैन के एंड में नहीं है। अच्छा, तो मार्च। यहाँ पे फिर देख लेते हैं, ये 3 महीने बहुत अहम है। मैंने आपको पहले भी बात की थी, 2024 का जो वक्त है तो वो बड़ा बहुत अहम है। बड़ी developments देख रहे हैं। अब देखें ना, 3 का जो हाउस है वो 8 बनता है ओके। एस्ट्रोलॉजी में। यहाँ पे मैं मार्च को अहमियत दे रहा हूँ, फिर मैं वहां पे 8वें महीने को अहमियत दे रहा हूँ, फिर वहां पे मैं ये भी अगस्त का महीना, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो 2023 गुजरा है ना, इसका 7वां 8वां महीना और इसका 12वां महीना बहुत अहम है। ये जो 2023 का जा रहा है, इसमें हंगामी तब्दीलियां होंगी, बहुत बड़ी तब्दीलियां होंगी। लेकिन अच्छा वक्त देख रहे नहीं, हैं, ये वक्त positive। अच्छा है, ये आपको मैं बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान का आने वाला इलेक्शन वक्त, का बता दे, हमारे पास वक्त पड़ा कम है। तो जरूर जी हम ये देखते हैं जी आने वाले वक्त में इलेक्शन कब हो रहे हैं। तो जनवरी का इलेक्शन का का है। महीना, जनवरी का भी कार्ड निकालते हैं, फरवरी का भी और मार्च का भी। तो तो ज्यादा क्या chances जो है वो पता 2024 चलेंगे के कब कब हो जनवरी रहे हैं। में इलेक्शन हो रहे हैं? 2024 के जनवरी में क्या इलेक्शन हो रहे हैं? तो ये कार्ड तो नजर आता है कि बात तय है ओके, जनवरी जनवरी में हो रहे हैं। एंड में। अच्छा, जनवरी ये end अगर में बात कार्ड है That's तो good। तय। अच्छा, यहाँ पे हम फरवरी का कार्ड फरवरी भी का निकालते हैं, क्या फरवरी के महीने में इलेक्शन होते हुए नजर आते हैं? तो यहाँ पे नहीं है, ये तो फिर हाँ। कंफ्यूजन है। ठीक है। अब फरवरी यहाँ में पे नहीं। अब यहाँ पे है। यहाँ पे एक चीज मैंने समझानी, जनवरी में इसका मतलब है कि अगर अदालत ने कहा है तो कि होंगे। जनवरी के एंड में करें तो वो फैसला हो जाएगा। जाएगा। ओके। अब यहाँ पे दूसरे महीने में कहेंगे कि हमारे पास इंतजामात नहीं है, वसाइल हमें नहीं। वक्त दो। तो अब हम देखते हैं मार्च, जो मैं सही। पहले प्रिडिक्शन कर चुका हूँ। जरूर तो जरूर। देखते हैं जी मार्च के महीने में क्या इलेक्शन नजर आते हैं आने वाले वक्त में, क्या 2024 में मार्च में इलेक्शन नजर आते हैं? तो कार्ड ये कह रहा है कि पैगाम है जी, इलेक्शन की तैयारी मार्च में करें। मार्च अप्रैल आपके इलेक्शन का वक्त, इलेक्शन हो रहे हैं मार्च में? इलेक्शन हो रहे हैं। ये खबर है, ये खबर है, ये आपको कार्ड्स की खबर है, कार्ड्स कार्ड्स की बता खबर रहे हैं है। कि इलेक्शन हो एनर्जी रहे हैं है, मार्च में। घोड़ा आके खबर दे रहा है, पैगाम अच्छा, दे रहा है अच्छा, ना। अच्छा। आप देखें ना एनर्जी क्या वैसे कहती है। इतने सेशन में राना साहब, मैंने तो सीख लिया कार्ड्स पढ़ना। वैसे और ये अच्छी बात है जी कि इंतखाबात होने चाहिए। इंतखाबात होंगे तो जो सियासी इस्तेहकाम आएगा, फिर मुल्क में मजबूत हालात तौर पर बेहतर मुल्क होंगे। के हालात भी बेहतर होंगे। दाऊद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। और यकीनन किसी और दिन एक और सेगमेंट रखेंगे और जिसमें दाऊद इसी साहब तरह के बहुत अच्छा दिलचस्प लगा, सवाल और मैंने तकरीबन आधे कार्ड्स जो हैं वो पढ़ना सीख लिए हैं, बाकी भी मैं कोशिश करूंगी क्यों ना सीख लूं। तो हम लोग खुद एस्ट्रोलॉजर बनेंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड पे हम खुद बैठ के प्रेडिक्शंस करें। हाँ, आगे क्या होने जा रहा है और क्या नहीं होने जा रहा है ये भी बताएंगे, लेकिन बताऊं अभी क्या होने जा रहा है? क्या? अभी ब्रेक लेने जा रहे हैं तो अभी ब्रेक पर जा रहे हैं। अपना ख्याल रखें, वापस आपने जरूर आना है, आपने चले नहीं जाना कहीं, अभी हमारा प्रोग्राम बाकी है। तो देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। अजीम, बात करूंगी मैं भारत की। तो भारत में इंसान तो पहले से महफूज नहीं, लेकिन एक बड़ा दिलचस्प सा अनोखा सा वाकया सामने आया है कि पैसे भी महफूज नहीं है वहां पर। वाह वाह वाह, एक खातून ने बैंक लॉकर में पैसे रखे, लाखों रुपए दीमक खा गए। ये वाकया रियासत उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद में पेश आया है, जहां एक खातून अलका पाठक ने अक्टूबर 2022 में अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ जेवरात के साथ 18 लाख रुपए बैंक में और लॉकर में रखवाए और रख के आई। उसके बाद क्या हुआ कि छोटा सा बिजनेस चलाती हैं ये खातून और साथ ही तालिब इल्मों को ट्यूशन क्लासेस भी देती हैं, जिन्होंने अपनी जमा पूंजी को बेटी की शादी के लिए रकम और जेवरात की सूरत में बैंक लॉकर में रखवाया था, लेकिन दीमक खा गई। दीमक खा गई है। वैसे अफसोसनाक वाकया कि जब इतनी मेहनत के साथ उन्होंने पैसे जोड़े हैं और वो जाहिर है कि एक छोटा सा बिजनेस रन करती है। लेकिन मुझे लगता है कि कंजूस तो नहीं थी, कंजूसी तो नहीं करती थी वो। दीमक ने कहा कि आप कंजूसी करती हैं, मैं कहा चाहती नहीं। लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ, दुख अफसोस ऑब्वियसली हुआ है क्योंकि जमा पूंजी के साथ ये कुछ हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फनी जो एलिमेंट है वो ये है कि ये एक ऐसी रीजन है कि जिसपे आप किसको कसूरवार ठहराएंगे? किसी को भी नहीं। जिसपे आपने जाके सोचे ना कि आपके पास 18 लाख रुपया आपने जमा पूंजी अपनी जोड़ के आपने रखा हुआ है अकाउंट। इतनी दफा समझा चुकी हूँ कि ना आप पैसे रखा करें लॉकर में, ना रखा करें। अब देख ली खबर आ गई आपके पास, मैं पैसों के साथ खा जाएगी, पैसे लगाया करें दोस्तों पर। आप सब भी अपने दोस्तों पर, अपने घर वालों पर, अपने चाहने वालों पर पैसे लगाया नहीं करें। लेकिन मैं आपको बात बताऊं शायद बानो, आप क्या करें, जहाँ पे आपने पैसे महफूज किए हुए ना, साथ आप भी दीमक मारने वाले कुछ दवाई वगैरह लगा चूहे खा जाएंगे। ये ना हो कि आपके पैसों को। अच्छा, मैं पहले सुनती थी बचपन में वाकयात कैसे चूहे खा गए पैसे और ये हो गया वो हो गया। अच्छा, ये बड़ा ही अपनी नौयत का डिफरेंट सा वाकया है, मुझे बड़ा अच्छा। वैसे लोग मुख्तलिफ पेट्स रखते हैं ना, हंसी भी आ रही है। शेरबानो, लोग पेट्स रखते हैं ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि दीमक पाली जाए और ये वाली दीमक पाली जाए जो पैसे खाती है, बाद में पैसे निकलवाए बंदा इससे। दीमक छोड़ा है। नहीं, इस दीमक से बाद में बंदा पैसे उगलवा ले सारे जो पैसे से खाए जाएगी ना, नहीं तो बाद में निकाल लेना उसको। ये भी तो हो सकता है ना। ये भी अच्छा तरीका है। वैसे आपके साथ अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता? आप जाती हैं एक लॉकर में, आपने वहां पे अपनी सेविंग सारी रखी हुई है, आप उसे खोलती हैं और सामने वो राख बन गया है, वो दीमक खा गई उसको, ऑब्वियसली अनकॉन्शियस होके गिर जाती कि ओह माय गॉड, मैंने इतने अरसे से इतने पैसे बचाए, मैंने पता नहीं अपना पेट काट कर लेकिन इसी बात से एक और सबक भी मैं हासिल होता है, जैसे शायद बारो ने कहा कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ ही होता, मैं देखती तो मैं बेहोश हो जाती। तो यही है कि जी दौलत से इतना प्यार नहीं करना चाहिए, इंसानियत के साथ प्यार करना चाहिए। पैसा आनी जानी चीज है। और इससे पहले कि दीमक हमें खा जाए, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है खत्म हो चुका हुआ है। इंटरेस्टिंग वाकया था, बात हमने की है, प्रोग्राम आज का बहुत अच्छा रहा, यकीनन आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। लेकिन जाते जाते एक जरूरी बात अपने नाज़रीन के साथ ये शेयर करते चलें, क्योंकि ये वायरस का मौसम है, वबा का मौसम है, और हमने पूरी कोशिश की अपने स्पेशली डेंगू वाले सेगमेंट में कि वो तमाम एहतियाती तदाबीर आपको बताई जाएं बर वक्त। तो एहतियात करें और अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। और जैसे हम हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम के आगाज़ में ये बताते हैं कि आज अख्ताम पर भी ये बताना चाह रहे हैं कि अपने दिन का आगाज़ मुस्बत सोच के साथ किया करें, और अब तो पूरा दिन ही आप अपनी पॉजिटिव थॉट के साथ गुजारें। किसी भी वायरस से, किसी भी बीमारी से, किसी भी परेशानी से अकेले नहीं लड़ा जाता, मिलकर लड़ा जाता है। एक होकर लड़ा जाता है। तो एक हो जाएं, आपस में बात करें, आपस में मोहब्बत बांटें। बिल्कुल। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, और हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। हम कल दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। कहीं जाना नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।